Hello everyone, today we are going to solve computational thinking PYQs. So I have taken only previous year question paper from 2023, only one set, and I will try to explain and guide you how would you attempt the question in exams, right? और ये कहना था कि मैंने सारे सेट लेने का सोचा था कि पहले 9 to 12 का करते हैं, फिर अदर वीक्स का करते हैं, बट सिंस एग्जाम्स इज अप्रोचिंग और बहुत कम टाइम है तो बस कॉन्सेप्ट समझ के और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है। और एक रिक्वेस्ट है, जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं, जैसे डीएफएस का मैंने लास्ट वीक ही शायद कराया था, तो डीएफएस रिकर्जन ये सारे टॉपिक्स ज़्यादा वेटेज कवर करते हैं। भले ही क्वेश्चन एक दो रहेंगे या तीन चार हो सकता है, लेकिन वेटेज इनका ज़्यादा रहता है हमेशा। मतलब हमेशा ये तो गारंटीड है आना ही है इस टॉपिक से, लेकिन वेटेज भी ज़्यादा रहता है। तो थोड़ा सा बस इसका इंट्रो पार्ट देख लो, जिसमें 20-30 मिनट्स में बस ये बताएं कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, या फिर नेबर कैसे करते हैं, क्लीक क्या होता है, एकदम छोटे छोटे जो कहते हैं ना डेफिनेशन वाले, उतना अगर आपको क्लियर नहीं है अभी तो वो पुरानी वीडियो में से देख लेना, फास्ट करके देख लेना वीडियो को। उसमें आपको थोड़ा बेसिक स्टेप पता चल जाएगा। थ्योरी एक बार वो थोड़ा मतलब पैटर्न अगर रहेगा ना आपके ब्रेन में, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा इजी रहेगा जब हम डीएफएस वाले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। और वैसे देखा जाए ना तो हमारी सीटी में रिकर्जन हमेशा ही यूज़ हो रहा होगा, बिकॉज हम कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो वो अपने आप को तब तक कॉल करते रहता है जब तक कि वो स्टॉप ना हो जाए, उसका बेस केस ख़त्म ना हो जाए। और इस वीडियो का मेरा मोटिव ये नहीं है, पहले ही ये क्लैरिफाई कर देती हूँ कि हमारा आंसर सही नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है, या फिर PYQs में क्वेश्चंस इनकरेक्ट है करेक्ट है। देखो, मैं ट्राई करूँगी कि मैं सही आंसर्स बताऊँ, अप्रोच सही हो इसकी। मेरा पर्पस जो है इस वीडियो को बनाने का ये सिर्फ इतना है कि आपको अटेम्प्ट करने का, आपको मीनिंग एक बार कैसे समझ आए ना, वो एक बार पता चल गया तो उतना मेरा पर्पस है कि रीड कैसे करना है, कोड अप्रोच कैसे करना है, ये होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा मोटिव क्लियर है कि मैं आपको ये कराऊंगी कि जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम इस कोड को देख रहे हो तो आपको इसको सोचना कैसे चाहिए। तो हम पहले ही इसकी जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है, हम उसके अकॉर्डिंग थोड़ा एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं, अपने सोचने की कोशिश करते हैं कि इसमें ये पार्ट्स होने चाहिए। बट बिकॉज मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी है, और जो अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ये कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, हम इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। भले ही वेटेज इसका 9 to 12 वीक का ज़्यादा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रीवियस वीक से क्वेश्चंस ना आए, उनसे भी क्वेश्चन आएंगे, उनसे भी अच्छे खासे मार्क्स का वेटेज रहेगा। सो आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में जस्ट मेंशन कर देती हूँ, 2 मिनट और बस। आपको क्या करना है, आपको डिक्शनरी पढ़नी है, आपको डीएफएस पढ़ना है, आपको रिकर्जन, ये तीन चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए कि इन तीनों में करते क्या है। अब मैंने यहाँ पे बीएफएस इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि कभी कभी नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम डीएफएस मतलब बीएफएस को यूज़ करते हैं ओवर डीएफएस, लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस होंगे ना वो डीएफएस से कवर हो जाएंगे, सिंपल अंडरस्टैंडिंग से क्लियर हो जाएंगे। इस वजह से हम सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को मान के चलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा। बाकी सिंपल चीज़ें हैं, जैसे लिस्ट क्या हो गया, नेस्टेड लूप क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो बेसिक है जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था। तो यही रिक्वेस्ट थी कि थोड़ा सा बेसिक दिखना है तो हर वीडियो के स्टार्टिंग के 5-10 मिनट्स का पोर्शन वाला स्किप करके देख लेना कि क्या क्या मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बताया है, तो वो थोड़ा एक ओवरव्यू मिल जाएगा। सो इतना कुछ मैंने भाषण दे दिया, सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पहले दो क्वेश्चन होता है कि क्या ये कोर्स आपने सेलेक्ट करा है, येस और नो, एंड सेकंड क्वेश्चन की क्या यूजफुल डेटा मेंशन्ड है। तो दो क्वेश्चन हमारे PYQ में ऑलरेडी था, तो इस वजह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को ही हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 मान के स्टार्ट करेंगे। ऑल्सो हम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, ये है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका प्रोसीजर देखते हैं, उसमें फंक्शन का यूज़ देखते हैं, तो जो ऑप्शन होता है ना, तो हमें बस एक ऑप्शन को मतलब जैसे मान लो
ये कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, ये बॉक्स वाला जो दिख रहा है, ये काफ़ी बड़ा लेंदी ऑप्शन है। तो ये सारे क्वेश्चन रीड करने का अगर आपके पास टाइम ना हो, ऑल तो रहता है, टाइम मिल जाता है, लेकिन टाइम ना हो तो उसका बेस्ट अप्रोच ये है कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करो। आप एक ऑप्शन को, एक भी कोई भी ऑप्शन पकड़ो, उसको अच्छे से एनालाइज करो, उसका सारा मतलब अगर आपको हो सके तो छोटे छोटे सैम्पल इनपुट देने चाहिए। अगर वो इनपुट हमारा सही बैठ रहा है, फिर उसका एक एज केस लेना चाहिए या काउंटर एग्जाम्पल कह लो जहाँ पे वो फेल हो सकता है। अगर आप ये सोच पा रहे हो तो उस तरीके से आप एक क्वेश्चन को पकड़ो, एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, और जहाँ जहाँ पे लग रहा है कि मिस्टेक है, और उससे बस बाकी ऑप्शंस को बस मैच कर लो कि हाँ यहाँ पे ये होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, लेस होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, मैक्स मिन, ये वाली बेसिक चीज़ें थोड़ा पहले से ही आपको सॉर्टेड रखना है अपने मतलब रीडिंग के पर्सपेक्टिव से, तो आपके क्वेश्चन थोड़े और आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। मैंने इतना कुछ अब बोल दिया है, सो अब स्टार्ट करना चाहिए। लेट एक्स एंड वाई बी two rows in scores table. We call x and y partially matching if student x and y are either from the same city or have the same total marks. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बट नॉट बोथ, कि अगर एक्स एंड वाई दो स्टूडेंट्स हैं मेरे, और मैंने पार्शियली मैचिंग कब कहूँगी, या तो उनका सेम सिटी हो या तो उनका सेम टोटल मार्क्स हो, राइट, बट नॉट बोथ। सेम सिटी हो सकता है, सेम टोटल मार्क्स हो सकता है, लेकिन बोथ नहीं हो सकता। ओके, और फिर बोला गया लेट पार्शियल मैच एक्स वाई बी अ प्रोसीजर टू फाइंड वेदर एक्स एंड वाई आर मैचिंग। अब हमें बताना है कि करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा ऑप्शंस को देख के। तो जल्दी से ऑप्शन देखते हैं। तो लाइन नंबर 1 में कुछ बोला गया, हमने प्रोसीजर लिया है पार्शियल मार्क्स, सॉरी पार्शियल मैच, जो कि दो पैरामीटर लेगा एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई हमारे स्टूडेंट है और मैच हमारा फंक्शन है, जो कि बेसिकली हमें आउटपुट देगा कि ये क्या मैच हो रहा है या नहीं। तो ऑप्शन लाइन नंबर 2 देखो, इन्होंने ए और बी को फॉल्स सेट कर दिया है। ये एक फ्लैग होता है, फ्लैग को हम फॉल्स ही सेट कर देते हैं शुरू में। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम फॉल्स सेट कर रहे होंगे, लेकिन कहीं कहीं पे ट्रू भी होगा, लेकिन उसका काउंटर वो हमें बता देंगे क्वेश्चन में कि अगर हम ट्रू ले लिया है तो उसका काउंटर फॉल्स कब होगा, है ना। ये सेट असाइनमेंट वाला ऑपरेटर हमें सारी इन्फॉर्मेशन देगा, तो इससे हमें ज़्यादा कुछ लेना नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में सॉरी लाइन नंबर 3 में लिखा है इफ सिटी टाउन इज वाई डॉट सिटी टाउन, मतलब एक्स का सिटी जो है, एक्स का सी लिख देती हूँ मैं, ठीक है, एक्स सिटी लिख ही देती हूँ, ठीक है। अगर ये सेम है, इज इक्वल टू वाई डॉट सिटी टाउन, तो हमें ए को ट्रू सेट कर देना है, विच इज़ ऑब्वियसली करेक्ट। हमारा कोड भी यही कह रहा था कि हमें या तो सिटी सेम चाहिए या नहीं तो क्या चाहिए, हमें मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स क्या चाहिए, सेम चाहिए। सेम मतलब इक्वल, ठीक है। या अब ये देखो, ये मैं या क्यों बोल रही हूँ और क्यों बोल रही हूँ, मेरे पास और ऑप्शन क्यों आ रहा है, ये आपको आई होप ये पहले से पता होगा कि अगर हम फर्स्ट इफ ब्लॉक को देखते हैं, अगर ये कंडीशन हो तो हम ट्रू कर देते हैं, अगर ये कंडीशन नहीं हो, भले ही इसमें एल्स स्टेटमेंट यूज नहीं करा है, मतलब ये इफ एल्स लूप आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इफ एल्स या इफ एल्स लूप की तरह काम कर रहा है। कैसे, अगर पहला कोड एग्जीक्यूट होगा तो आप इस वाले फंक्शन को देखो, मतलब लाइन नंबर 4 तक देखो, या नहीं तो फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो गया ना, मतलब कि पहला वाला हमारा जो था ये वाला फंक्शन, अब ये एंड हो गया। अब फिर दूसरे वाले ब्लॉक पे जाओ, फिर इस वाले इफ को देखो, फिर ये वाला अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर तुम थर्ड वाले इफ पे जाओ और फिर हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करनी है। तो इस तरीके से हमें कोड को रीड करना होता है। तो कह रहा है कि या तो सिटी टाउन सेम होना चाहिए या तो फिर टोटल मार्क्स सेम होना चाहिए, बट हमारा यहाँ पे देखो ए एंड बी, ये तो यहीं पे लिख दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है बट नॉट बोथ, मतलब कि या तो सिटी सेम होगी दोनों की या फिर, ठीक है, और लिख देती हूँ मैं, ओनली वन चीज, इधर मतलब सिर्फ एक ही होना चाहिए, ठीक है, मतलब एक ही सही होना चाहिए, एक ही वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, या तो सिटी सेम हो या तो टोटल मार्क्स सेम हो। लेकिन यहाँ लिखा है ए एंड बी, एंड ऑपरेटर क्या करता है कि जब दोनों ट्रू है तभी ट्रू देगा, एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स हो जाएगा। तो ये कहना चाह रहा है कि जब दोनों ट्रू है, लेकिन हमें दोनों ट्रू तो चाहिए ही नहीं, हमें या तो चाहिए कि सिटी सेम हो या तो उसके टोटल मार्क्स सेम हो, है ना। एक ही चीज चाहिए, या तो सिटी सेम चाहिए या तो टोटल मार्क्स चाहिए, लेकिन दोनों एक साथ हमको नहीं चाहिए। तो एंड ऑपरेटर ने हमारा ये ऑप्शन इनकरेक्ट कर दिया और फिर हमें फॉल्स रिटर्न करना था, बट इसका हमें लॉजिक पता चल गया कि एंड हमें यूज़ नहीं करना है। अब सेकंड में देखो, सब कुछ सेम है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ करा है। अब
हमारे क्वेश्चन में भी था, है ना, हमारे क्वेश्चन में भी दिया है कि सेम सिटी और हैव द सेम टोटल मार्क्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ये ऑप्शन टिक कर देंगे, लेकिन यही हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ मैं बताती हूँ, यहाँ मुझे आपको एक बेसिक स्टेटमेंट से फिर से मतलब अवेयर कराना पड़ेगा। हमें लगता है कि और है तो और वाला सही हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है ना। हमें क्वेश्चन में तो दिया था और है तो और सही होना चाहिए, लेकिन हमें ये बोला गया कि नॉट बोथ, ठीक है, हमें दोनों कंडीशन ट्रू नहीं मिलनी चाहिए। तो और लूप का आपको पता है, और लूप नहीं होता है एक्चुअली, और एक लॉजिक होता है, लॉजिक ऑपरेटर, ठीक है, ओ आर। और क्या होता है, अगर एक वैल्यू ट्रू है एक वैल्यू फॉल्स है तो हमें क्या आंसर मिलेगा, ओ टी, सॉरी आउट लिख देती हूँ मैं, ये आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऑपरेटर क्या होता है ना, एक भी वैल्यू फॉल्स तो ये हमें क्या देगा, फॉल्स, ठीक है, एक भी वैल्यू फॉल्स तो हमें मिलेगा फॉल्स। लेकिन और ऑपरेटर हमें ट्रू दे सकता है अगर दोनों वैल्यू ट्रू हो तब, समझे। मतलब अगर एक भी ऑपरेटर मेरा फॉल्स हुआ, एक भी मतलब ए या बी में से कोई एक भी अगर मेरा फॉल्स हो गया, तब तो ये मुझे फॉल्स देगा, मुझे इसके लिए कोई इशू नहीं है। इन सारे केसेस में मतलब फर्स्ट टू केसेस क्या देखें, या तो इसमें फॉल्स, या तो फर्स्ट वाला ट्रू हो दूसरा वाला फॉल्स हो, या दूसरा वाला फॉल्स हो फर्स्ट ट्रू, इसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन कंफ्यूजन यहाँ से क्रिएट होता है कि यहाँ पे हमने और ऑपरेटर क्यों यूज़ नहीं करा। इसलिए यूज़ नहीं करा बिकॉज और ऑपरेटर का, जैसे मान लो कि मेरी ये वैल्यू ट्रू मिल गई, ठीक है, और मान लेते हैं कि मेरी बी वाली वैल्यू भी ट्रू हो जाती है, ठीक है, फर्स्ट कोड मैंने एग्जीक्यूट करा, मान लेते हैं कि किसी मुंबई से दो स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, ये वैल्यू ट्रू हो गई और दोनों की टोटल मार्क्स जो है ना 300 में से मान लेते हैं 290, दोनों के 290 ही मार्क्स आ रहे हैं, तो मेरा ए और बी दोनों ट्रू हो गया। और ये कह रहा है कि इफ़ ए और बी, मतलब अगर ए और बी ट्रू है तो हमें क्या वैल्यू चाहिए, ट्रू चाहिए। तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वैल्यू भी मुझे ट्रू मिल गई, ये वैल्यू भी ट्रू मिल गई, मतलब क्या है, और ऑपरेटर मेरा, और जो लॉजिक ऑपरेटर है वो जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। सो दैट इज वाई, सिर्फ ये रीज़न है, सिर्फ एक माइन्यूट सा ये रीज़न है इस वजह से ऑप्शन इनकरेक्ट है। वाई, बिकॉज और ऑपरेटर का लॉजिक आपको पता होना चाहिए, एक भी फॉल्स तो देगा ही, हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन अगर दोनों, मतलब देखो, अगर ये मान लो ये ट्रू नहीं होता है, ये फॉल्स होता है, तो हमारा एक कंडीशन चलो, लेकिन मतलब सॉरी और क्या करेगा, एक भी फॉल्स होगा तो हमें फॉल्स वैल्यू देगा, राइट। मतलब ए फॉल्स है या बी फॉल्स है, कोई भी फॉल्स होगा तो हमें फॉल्स ही वैल्यू चाहिए, मतलब फॉल्स ही वैल्यू मिलेगी। आउटपुट हमारा क्या होगा, आउटपुट हमारा तीनों केस में फॉल्स ही रहेगा। लेकिन अगर हमें ट्रू वैल्यू चाहिए, हमारी फ्लैग की ए और बी की वैल्यू हमें ट्रू चाहिए, या फिर हमें जो पार्शियल मैच ट्रू वैल्यू देगा अगर, तो उसके लिए और ऑपरेटर क्या करेगा, वो दोनों वैल्यू को ट्रू सेट कर देगा। और दोनों कंडीशन हमें ट्रू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक कंडीशन ट्रू चाहिए। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लिटिल कंफ्यूजन, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब जल्दी से थर्ड फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, ये भी सब कुछ सेम है यहाँ तक। अब यहाँ पे ये वाला देखो, ये आइडियली तो दिखने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन इनका कहने का मतलब क्या है कि अगर a प्लस बी का सम इक्वल इक्वल 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन देखो, या तो a 0 होगा और b 1 होगा, या तो a 1 होगा और b 0 होगा, तभी ना इनकी वैल्यू 1 आएगी, राइट। a प्लस बी हमें 1 कब देगा, हमें इक्वल टू 1 कब मिलेगा, जब एक वैल्यू 0 हो। और एक वैल्यू 0 होने का मतलब है कि जब हम इनिशियलाइज 0 से करते हैं और एक वैल्यू 0 है, एक वैल्यू हमें 0 मिल रही है, मतलब एक वैल्यू ट्रू है और एक वैल्यू ट्रू नहीं है, जो कि हमारा करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है। हमें क्या चाहिए था कि x और y के या तो सिटी मैच करे, ठीक है, या तो फिर टोटल मार्क्स मैच करे, इनमें से कोई एक मैच होना चाहिए, लेकिन दोनों एक साथ मैच नहीं होने चाहिए। तो ये ऑपरेशन अगर देखें, यहाँ से थोड़ा सा ये दिखने में थोड़ा लग रहा है कि लॉजिकली करेक्ट है या नहीं, बट ये करेक्ट है, बिकॉज इनके कहने का मतलब है कि ए वाला या तो फॉल्स है, तब हमें बी कंडीशन ट्रू मिली है, इस वजह से मैंने इसे 1 लिख दिया। अब या तो फिर बी का काउंटर 0 है और ए का काउंटर 1 है, तो मुझे वैल्यू 1 मिली है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे फॉल्स और ट्रू का हमें नहीं देखना है, इसका बेसिक मतलब है कि ए या तो a 0 हो या तो फिर b 0 हो, राइट, ठीक है। अगर एक भी कोई भी वैल्यू 0 होगा
तो हमें 1 मिल जाएगा। अब इसे और ऑपरेटर की तरह नहीं समझना है हमको। और ऑपरेटर क्या करता है कि एक भी फॉल्स तो फॉल्स दे देता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ज़ीरो वैल्यू मतलब फॉल्स वैल्यू, ये नहीं होगा। ज़ीरो वैल्यू का मतलब कि ए इनिशियलाइज ही नहीं हुआ है ना, ए को दोबारा से हमने रीसेट ही नहीं करा। ए पहले इनिशियलाइज किया था 0 से और अभी भी वो इनिशियलाइज्ड है 0 पे ही। या फिर अगर मैं बी का काउंटर देखूं तो बी को इनिशियलाइज करा था हमने 0 से, लेकिन क्योंकि बी असाइन नहीं हुआ, बी रीसेट नहीं हुआ, या बी को हमने 1 सेट नहीं किया, तो वो 0 ही रह गया। तो इसे हम ये नहीं कहेंगे कि या तो एक फॉल्स है एक ट्रू है, क्योंकि एक फॉल्स एक ट्रू वाला ना और ऑपरेटर लॉजिक ले जाता है, उस तरफ ये मतलब डायरेक्शन दे देता है कि हम और वाले ऑपरेटर की तरह सोच रहे हैं कि ए फॉल्स हो या बी फॉल्स हो, हमें ये नहीं सोचना है। एक सिंपल मेथड है कि इनका सम इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। ए प्लस बी का सम 1 होना चाहिए, और ए प्लस बी का सम 1 तभी होगा जब या तो सिर्फ ए का इंक्रीमेंट काउंट, ए को हमने इंक्रीमेंट करा हो, या ए का हमने काउंटर 1 के इक्वल सेट कर दिया, राइट। तो सिर्फ सी ऑप्शन करेक्ट है। अब ऑप्शन डी देख लेते हैं कि इनकरेक्ट क्यों है। यहाँ पे बोला ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 1, मतलब अगर ए 1 है और बी 1 है तो अगर मैं इन दोनों का सम करूँ तो 2 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, लेकिन हमें दोनों का कंडीशन ट्रू तो चाहिए नहीं था, ट्रू सॉरी, दोनों को 1 हमें नहीं चाहिए, राइट। हमें या तो फिर एक चाहिए, मतलब या तो ए की वैल्यू 1 हो या तो बी की वैल्यू 1 हो, लेकिन दोनों साथ में 1 नहीं हो सकते, इस वजह से ये ऑप्शन में इनकरेक्ट है। अगर ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा फास्ट लग रहा है तो स्टेप बाय स्टेप रीड कर लेना पॉज करके, क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों मैं कह रही हूँ कि हमें सिर्फ ट्रू फॉल्स देख के नहीं चलना है, क्योंकि लॉजिक ऑपरेटर देखेंगे तो वहाँ पे हमें दोनों ट्रू फॉल्स वाले कंडीशन लेनी पड़ेंगे, सारी कंडीशन लेनी पड़ेगी। इसलिए सिंपल लॉजिक है कि अगर मेरी ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू 0 होनी ही चाहिए, मतलब जी सेट नहीं किया जाएगा, या बी की वैल्यू 0 है तो ए की वैल्यू 1 होनी ही चाहिए, तभी मुझे वो 1 देगा, है ना। अगर दोनों वैल्यू 0 होंगे तब उनका सम तो कभी भी 1 होगा ही नहीं, राइट। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द फॉलोइंग pseudocode is executed using the SCORS dataset. Two students from a study pair if the difference of the physics marks is at most 20. यहाँ पे हमारा आधा क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाएगा। सिंस आई हैव रेड द क्वेश्चन बिफोर, तो इस वजह से मैं ये कह रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो पूरा रीड करना, बिकॉज इट विल गोना हेल्प यू एनी हाउ, ठीक है। हाँ, तो ये कह रहा है एक हमने अगेन स्पोर्ट्स डेटा सेट से लिया है, फिर मैं कह रही हूँ कि हमें स्पोर्ट्स डेटा सेट के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बार बार स्पोर्ट्स टेबल देखें, या स्पोर्ट्स डेटा सेट हमारे पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि हम 2 स्टूडेंट का स्टडी पेयर बनाते हैं, 2 स्टूडेंट्स का, ठीक है, स्टडी पेयर बनाते हैं। कब? जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, एट मोस्ट 20। एट मोस्ट 20 का मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो सकता है, या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इक्वल टू 20 भी हो सकता है, या 20 से लेस देन भी हो सकता है, लेकिन कभी भी एक्स के जो मार्क्स हैं वो कभी भी 20 से ग्रेटर नहीं होंगे, ठीक है। एट मोस्ट 20 मतलब 20 ही मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, 20 या 20 से कम, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। अब जल्दी से हम ये देख लेते हैं कि हमारा प्रोसीजर क्या कहता है। तो काउंट 1 जो लाइन नंबर 1 में लिखा है, ये देखो ये प्रोसीजर क्या है, ये एक प्रोसीजर को कॉल कर रहा है, ये एक फंक्शन को कॉल कर रहा है जो है स्टडी पेयर नाम का फंक्शन। एक टेबल 1 है, टेबल 1 क्या होता है जिसमें हम आपने देखा ही होगा स्पोर्ट्स डेटा सेट में क्या होगा, नेम होगा टेबल में, है ना, मतलब जो भी कार्ड हम देखेंगे उसमें नेम होगा, सिटी होगा, सिटी या फिर टाउन जो भी उन्होंने लिखा है, नेम सिटी एंड मार्क्स, यही होती है ना तीनों चीज़ें, टोटल मार्क्स या सब्जेक्ट इंडिविजुअली सब्जेक्ट की मार्क्स, यही तीनों चीज़ें होंगी। तो इन्होंने टेबल 1 से हमारा मतलब डेटा सेट लिया है और कह रहे हैं कि हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है स्टडी पेयर। अब लाइन नंबर 2 देखो, वाइल टेबल 1 हैज मोर रोज विद द फर्स्ट रो, ठीक है। लाइन नंबर 4 से कोड स्टार्ट हो गया है। ये कहता है कि इफ एक्स डॉट सिटी टाउन इज इक्वल टू मुंबई, मतलब अगर हमारा सिटी टाउन क्या है, मुंबई है, तो मूव एक्स टू टेबल मोम, हम एक मोम नाम का टेबल बनाते हैं, ठीक है। ये एक टेबल है मोम नाम का, जिसमें हम मुंबई वाले स्टूडेंट्स को रख रहे हैं, और अगर हमारा सिटी टाउन वेल्लोर है तो हम एक वेल्लोर नाम का टेबल बना देते हैं छोटा सा, ठीक है, मैं टेबल ही बना देती हूँ ऐसे टैप की तरह, ठीक है। और अगर मेरा सिटी टाउन क्या है, कोलकाता है, तो मैं उसके लिए भी एक टेबल बना देती हूँ कॉल, ठीक है। ये क्लियर है। अब आगे का प्रोसीजर देखते हैं, और फिर उसको उसके पर्टिकुलर उस वाले ब्रांच में डाल दो, मतलब उस वाले टेबल में डाल दो।
क्योंकि हम ये यहाँ ध्यान रखना है कि हम ये सिर्फ 3 सिटी चेक करें। जैसे कि अगर हमारा सिटी सेलम हो जाता है तो वो हम पहले ही लिस्ट से बाहर कर देंगे या हमारे टेबल से बाहर कर देंगे, बिकॉज हम पर्टिकुलरली सिर्फ 3 सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं, मुंबई, वेल्लोर और कोलकाता को। अब इन्होंने पर्टिकुलर मतलब सेपरेट क्यों कर दिया इन्होंने सिटी वाइज? इन्होंने सिटी वाइज इसलिए सेपरेट कर दिया बिकॉज ये लोग कुछ ऑपरेशन करेंगे और ये ऑपरेशन क्या होगा ये हमें प्रोसीजर से पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे। काउंट टू हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन रीड करो। काउंट टू कहता है कि ये सारे वेल्लोर, कोलकाता और मुंबई से स्टडी पेयर्स ढूंढ के उनका काउंट बता रहा है या उनका सम कर दे, क्योंकि हमारे पास 3 ही सिटी हैं। तो काउंट टू में एक्चुअली कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? आइडियली 3 एलिमेंट्स, मतलब 3 स्पेसिफिक सिटी से एलिमेंट होने चाहिए बेसिकली। और ये देखो इसका मतलब क्या है, स्टडी पेयर टेबल मुम, राइट? तो ये यहाँ पे देखो ये काउंट 1 क्या कर रहा था, ये स्टडी पेयर ढूंढ रहा था हमारे टेबल 1 से और उसे स्पेसिफिक सेपरेटली अपने अपने टेबल को असाइन कर दे रहा था जहाँ जहाँ पे हमें ये सिटीज़ मिलती हैं। और काउंट 2 क्या कर रहा है, ये हमारे काउंट 1 का सब पार्ट को ऐड कर रहा है। सब पार्ट को ऐड करना मतलब ये स्टडी पेयर ऑफ टेबल मतलब मुंबई वाले स्टडी पेयर को जोड़कर, मतलब मुंबई से मान लो 2 स्टूडेंट है मेरे ए और बी, ठीक है, इन दोनों का एक पेयर बनाया जो कि मुंबई से थे, तो इनका स्टडी पेयर इसमें डाल दिया। फिर दूसरे वाले मेरे वेल्लोर से थे, तो तीसरे वाले मेरे कोलकाता से थे। तो जहाँ जहाँ पे जो भी सिटी से मुझे पेयर मिल रहा है ये उनको क्या कर रहा है, ये उनको सम कर दे रहा है, राइट? अभी एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास, मान लो अभी के लिए 6 स्टूडेंट है, मैं इवन में ही ले रही हूँ, और इन दोनों का डिफरेंस भी, मार्क्स का डिफरेंस भी कितना होता है, 20 के रेंज में आता है, मतलब लेस देन 20, एटमोस्ट 20 वाले रेंज में। ठीक है, तो 6 स्टूडेंट्स है मेरे पास। अगर मेरे पास स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 का पेयर मैंने बनाया जो कि मुंबई से थे। देखो पहले मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैं देख रही हूँ कि उनका सिटी कौन सा है। अगर उनका सिटी मुंबई होगा ना तो मैं क्या कर दूंगी, यहाँ स्टूडेंट 1 को डाल दूंगी, यहाँ स्टूडेंट 2 को डाल दूंगी, यहाँ उनके क्या होंगे, टोटल मार्क्स है जो भी उनके मार्क्स है, ठीक है, लेट्स से 200 या जो भी मार्क्स है, ठीक है, वो लिख दूंगी मैं यहाँ पे। तो ये हो गया, इन दोनों का मैंने पेयर बनाया, मुंबई से जो थे उन वाले स्टूडेंट्स का मैंने पेयर बनाया और उसे यहाँ पे स्टोर कर दिया स्टडी पेयर टेबल मूव में। ठीक है, फिर वेल्लोर का सिमिलरली फिर कोलकाता का भी करना है। और मान लो कि 3-4 हमारे वेल्लोर के पेयर बन गए और 5-6 हमारे कोलकाता के पेयर बन गए। तो दो स्टूडेंट जो सेम सिटी से हैं, मतलब कोलकाता के स्टूडेंट का हम कोलकाता वाले स्टूडेंट से कंपेयर करते हैं, मतलब उनका कंपेयर होता है जिनके मार्क्स का रेंज एटमोस्ट 20 तक जाता है, कि एक सब्जेक्ट में उस बच्चे ने क्या करा है, 20 ज़्यादा स्कोर करा है दूसरे स्टूडेंट से, तभी वो उसकी मतलब हेल्प कर पाएगा, राइट? हम मतलब एक जो हमारा ग्रुप होता है उसमें ज़रूरी तो नहीं है कि सारे मेंबर या तो बहुत अच्छे हों या सारे मेंबर डल हो, राइट? उसमें सारे मिक्सचर होता है। किसी को एक सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा आता है तो किसी को दूसरा सब्जेक्ट अच्छा आता है, या किसी को एक्सप्लेन करना अच्छा आता है तो किसी को मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना अच्छा आता है। तो ये सारी हमारा जो स्टडी ग्रुप बनता है वो इसी तरीके से बनता है, कुछ अच्छी कुछ बुरी सारी चीज़ों को लेकर, राइट? तो ये था हमारा बेसिक एक्सप्लेनेशन कि हमने टेबल किस तरीके से बनाया और सॉर्ट किस तरीके से करा, मतलब उसको अरेंज कैसे करा। तो जो भी हमें कोलकाता से स्टूडेंट, मुंबई से स्टूडेंट मिलता है उन्हें हम मुंबई वाले टेबल में डाल देते हैं, वेल्लोर से मिलते हैं वेल्लोर के टेबल में, कोलकाता से मिलता है कोलकाता के टेबल में, और फिर हम उनके मार्क्स का कंपेयर करते हैं कि रेंज अगर 20 के बीच आ रहा है तो हाँ हमें इसे इनका स्टडी पेयर बना लेना है, और फिर हमें इन सब का सम काउंट 2 में जाके क्या कर देना है, इन सब का सम ऐड कर देना है। मतलब कि कितने स्टडी पेयर हमने अलग अलग ही, मतलब बेसिकली सेम सिटी से लिया। वेल्लोर का वेल्लोर से पेयर बनाया है, मतलब वेल्लोर के स्टूडेंट का वेल्लोर के स्टूडेंट से कंपेयर करा है, राइट? इस तरीके से हमें सोचना है। अब लाइन नंबर 16 देखो, लाइन नंबर 16 कहता है प्रोसीजर स्टडी पेयर टेबल 1। टेबल 1 वही होगा हमारा सिंपल वाला जिसमें नेम, मार्क्स, सिटी ये सब मेंशन होगा। टेबल 1 T1 इक्वल टेबल 1, पता नहीं क्या है। लाइन नंबर 17, लाइन नंबर 18 देखो, ए को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। लाइन नंबर 19, वाइल टेबल 1 हैज मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो, मूव एक्स टू टेबल 2। हम एक्स को टेबल 2, जो भी हमने कार्ड पिक करा है हम उसको टेबल 2 में डाल देते हैं टेबल 1 से। अब यहाँ पे फिर हमारा प्रोसीजर फिर से वाइल लूप को कॉल करता है, टेबल 1 हैज़ मोर रोज, रीड दिस,
मूव वाई टू टेबल 3, मतलब हमने एक कार्ड पिक किया, उसे टेबल 2 में डाला, दूसरा कार्ड पिक किया, उसे हमने टेबल 3 में डाला, राइट। तो हमारा कोड यहाँ से यहाँ तक तो बस मतलब यहाँ से लो, उसको मूव कर दो, एक कार्ड पिक करो, उसे मूव कर दो, इतना ही बता रहे हैं, इसमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं। लाइन नंबर 25 में देखो, इन्होंने साफ साफ ये लिख दिया है, इफ y डॉट फिजिक्स माइनस x डॉट फिजिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -20 एंड लेस देन इक्वल्स टू +20, तो हमें a को इंक्रीमेंट करना है। और मूव ऑल रोज फ्रॉम टेबल 3 टू टेबल 1, जितने भी टेबल 3 में हमने कार्ड को मूव करा था उसे वापस से टेबल 1 में डाल दो, और a की वैल्यू जो भी आती है इंक्रीमेंट करने के बाद हमें वो दे दो, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ बस बतानी थी कि हम चाहें तो हम एब्सोल्यूट फंक्शन ले लें और इसका डायरेक्ट मतलब इसे हम प्रोसीजर को बार बार हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है कि मैं x माइनस वाई की वैल्यू, जैसे मान लो एब्सोल्यूट फंक्शन तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर ये -20 वैल्यू हो या +20, ये मुझे कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, सिर्फ 20 ही रिटर्न करेगा। ये डिफरेंस लेगा पहले और वो पॉजिटिव करके डिफरेंस देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एब्सोल्यूट फंक्शन के बारे में जो बोल रही हूँ ना, ये बेसिकली अभी इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे पाइथन, मतलब पाइथन का पार्ट है, स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में ही आ जाता है, लेकिन सिटी में अभी इंट्रोड्यूस नहीं करा है, इसलिए इन्होंने रेंज स्पेसिफिकली हमें दे दिया है। अब रेंज इन्होंने दे दिया तो इसका मतलब मैं समझा देती हूँ। इनका कहने का मतलब है कि देखो y के फिजिक्स मार्क्स माइनस x के फिजिक्स मार्क्स लेस देन इक्वल्स टू 20 हो सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -20 हो सकता है। क्योंकि हमें इन्होंने एब्सोल्यूट फंक्शन से इंट्रोड्यूस अभी नहीं कराया है तो इन्होंने हमें रेंज दे दिया। तो रेंज क्या है हमारा, दोनों इंक्लूड है, -20 से 20 हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है ये समझना ज़रूरी है। हो सकता है जैसे मान लो कि x के मार्क्स मान लेते हैं अभी 60 है और y के मार्क्स मान लेते हैं 80 है, तो अगर मैं y माइनस एक्स करती हूँ तब तो मुझे पॉजिटिव आंसर मिलता है 20, तब तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं मान लेते हैं कि अभी के लिए मेरे x के मार्क्स 80 है और y के मार्क्स कुछ 55 मान लेते हैं, ठीक है, हाँ 55 मान लेते हैं। रेंज अब देख लेना, रेंज के अंदर अगर ये लाई कर रहा है तभी अप्रोच करना। बस मेरा ये देख लो कि अगर मैं अब माइनस करती हूँ ना, मेरे कोड में क्या लिखा है y माइनस एक्स, तो मैं कितना भी बड़ा वैल्यू या छोटा वैल्यू हमेशा y माइनस एक्स को ही लूँगी, मतलब y में से x को ही सब्ट्रैक्ट करूँगी। तो अगर मैं अब माइनस करूँ तो 55 माइनस 80, तो ये कुछ 15 के अराउंड वैल्यू देगा, राइट। हाँ 15 के अराउंड वैल्यू देगा मुझे। तो ये तो नेगेटिव ऑफ 15 आ रहा है ना, नेगेटिव ऑफ 15 वैल्यू आ रहा है, जो भी आ रहा है आप चेक कर लेना। तो -15, तो हम एक पल को सोच सकते हैं कि ये -15 दे रहा है, तो ये तो -15, तो मतलब इसका -15 क्या हुआ, ये कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन इसका कहने का मतलब यही है सिंपली कि बस डिफरेंस, मतलब जो मार्क्स का डिफरेंस है वो 20 या 20 से कम होना चाहिए, एटमोस्ट 20 तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरे देखो एक्स वाई की हेल्प कब करेगा, अगर उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, और मान लेते हैं कि इसके मार्क्स ज़्यादा हैं, तो अगर हम y में से एक सब्ट्रैक्ट करें तो ऑब्वियसली हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक्चुअली में हो रहा है कि x के मार्क्स ज़्यादा हैं तो वो y के साथ पेयर बना रहा है और वो उसकी हेल्प कर रहा है, या फिर वो कह सकते हैं स्टडी पेयर है, वो दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। तो आइडियली देखा जाए, मतलब जो रियल वर्ल्ड में हो रहा है, रियल लाइफ में हो रहा है, वो यही हो रहा है कि हम डिफरेंस ले रहे हैं, और डिफरेंस बस होना चाहिए कि एटमोस्ट 20 के बीच में होना चाहिए, ये मेंशन नहीं है। देखो अगर ये रेंज नहीं देते ना -20 से 20 के बीच, तो हम क्या सोचते कि अभी तो रेंज दे दिए तो चलो ठीक है, अगर रेंज नहीं दिया तो हम बस ये चीज़ देखते कि जो भी हम मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं x माइनस वाई या y माइनस एक्स, उसको लेस देन इक्वल टू 20 होना चाहिए, ठीक है, अगर ये रेंज हमें मेंशन नहीं करते तो। लेकिन मान लेते हैं कि x माइनस वाई हमारा -15 आ जाता है, तो -15 तो कहीं से भी लेस देन 20 है, बट इक्वल्स टू 20 तो है ही नहीं, है ना। व्हाट आई एम सेइंग कि नेगेटिव वैल्यू को, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू से कंपेयर कर रहा है ना, तो हमें डाउट ना हो, हमें वैसे तो हमें पता चल ही जाएगा कि ये लेस देन वैल्यू है, तो हमेशा ये सही वैल्यू मतलब ट्रू ही रिटर्न करेगा, मतलब ये स्टडी पेयर बनाएगा ही बनाएगा अगर ये इस रेंज को फॉलो करता है तो। बट अगर नहीं भी करता है, इस वजह से उन्होंने ये रेंज स्पेसिफिक कर दिया। ओह माय गॉड, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम सॉरी, रियली सॉरी एवरीवन।
मैंने सिर्फ रेंज बताने में आपको बहुत टाइम वेस्ट करा दिया। सो ओके फाइन। तो अब हमें देखना है कि काउंट वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जल्दी से आ जाओ यहाँ पे, अब जल्दी से देखो कि काउंट वन क्या है। चलो देखते हैं ये कैसे काम करता है। व्हाट वाज दैट? यहाँ देख लो, ये काउंट वन जो है ये स्टडी पेयर टेबल वन, ये क्या बना रहा है? ये स्टडी पेयर बना रहा है। और स्टडी पेयर मेरा कब बनता है? जब कोई स्टूडेंट ए है और कोई स्टूडेंट बी है, इसके मार्क्स का रेंज 20 या 20 से लेस होता है, तब ये स्टडी पेयर बनाता है। लेकिन ये दोनों याद रखना कि ये दोनों इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हम पेयर ऑफ पेयर्स नहीं ले रहे हैं, मतलब कि हम जोड़े को, मतलब जो पेयर होता है, जो पेयर का पेयर नहीं बना रहे हम। क्योंकि पेयर ऑफ पेयर अगर हम बात करें तो पेयर्स ऑफ पेयर में क्या हो जाएगा, वो अलग अलग सिटी से भी हो सकता है, राइट। कि मान लो एक पेयर मेरा बना मुंबई से, एक पेयर मेरा बना कोलकाता से, एक मेरा वेल्लोर से, तो मैं पेयर्स ऑफ पेयर में उसको लिख सकती हूँ कि हाँ ये तीनों सिटी से मैंने पेयर बनाए। तो ये केस हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी पेयर बना रहा है दो इंडिविजुअल स्टूडेंट का, जो कि सेम सिटी से है ना। मुंबई का मुंबई वाली सिटी से ही कंपेयर करेगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन्ड है कि जो भी सिटी है हमारी, ये मेंशन्ड है, ठीक है। कि हम कंपेयर कब करते हैं एक्स को वाई से, जब उसका हम मतलब पर्टिकुलर सेपरेटली उसके टेबल में डाल देते हैं। फिर मुंबई के स्टूडेंट का मुंबई के स्टूडेंट से इंडिविजुअली कंपेयर करते हैं। अगर मार्क्स का रेंज उसके बीच में लेस देन 20 एटमोस्ट 20 के बीच में लाई करता है, तो हम क्या करते हैं, उसका एक पेयर बना लेते हैं। तो काउंट वन बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? सो काउंट वन इज ओनली रिप्रेजेंटिंग स्टडी पेयर, नंबर ऑफ स्टडी पेयर। ये नहीं बता रहा है। ये देखो ऑप्शन भी देखो, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ स्टडी पेयर्स। अभी मैंने बताया आपको कि ये पेयर्स ऑफ स्टडी पेयर्स नहीं बना रहा है। वाई? बिकॉज हो सकता है कि हम स्टडी पेयर बना लें इंडिविजुअल अलग अलग सिटी से, और फिर हम उनका पेयर कंबाइन कर लें कंसोलिडेटली। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैं कलेक्ट करके कहूँ, कलेक्टिवली कहूँ कि एक स्टूडेंट का पेयर हमने एक सिटी से बनाया, दूसरे स्टूडेंट का पेयर हमने दूसरी सिटी से बनाया, हो सकता है कि मैं उन दोनों के पेयर को मैं पेयर ऑफ पेयर कह रही हूँ। तो यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, इस वजह से ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फॉर्म स्टडी पेयर। देखो स्टडी पेयर तो उन्होंने बताया, लेकिन काउंट वन मेरा काउंटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरा काउंट वन जो काउंटर है, ये स्टडी पेयर के काउंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक से, सिर्फ ये मिस्टेक से यहाँ पे ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं दिख रहा है। ये यहाँ से अगर मैं देखूँ कि स्टडी पेयर बना रहा है, ये तो ठीक बात बोल रहा है ये, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट ये नहीं दिख रहा है, नंबर ऑफ स्टडी पेयर को दिख रहा है। ये इंडिविजुअली स्टूडेंट को लेता है, उनके पेयर बनाता है, और फिर बस उसी को चेक करता है, मतलब पेयर का काउंट बढ़ाता है, ये स्टूडेंट के पेयर का काउंट नहीं बढ़ाता, राइट। और सेम सिटी से तो है, लेकिन अगेन कि इन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ स्टडी पेयर फ्रॉम सेम सिटी। देखो ऑप्शन नंबर ए और डी में कंफ्यूजन हो सकती है कि नंबर ऑफ स्टडी पेयर तो ठीक बात बोल रहा है कि हम स्टडी पेयर बना रहे हैं, लेकिन सेम सिटी वाला जो कंडीशन है ना, वो यहाँ देखो, वो हमारा काउंट 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देख रहे हो आप? तो काउंट 2 में मेरे को दिया है सेम सिटी से होना चाहिए, मतलब मैं स्टडी पेयर बना रही हूँ पहले मुंबई का, फिर मैं स्टडी पेयर बना रही हूँ वेल्लोर का, फिर मैं स्टडी पेयर बना रही हूँ कोलकाता का। अब समझ आया कि मैं स्टडी पेयर बनाती हूँ। पेयर में कहाँ से बनाऊंगी? मुंबई वाले में से। फिर मैं पेयर कहाँ से बनाऊंगी? वेल्लोर वाले में से। फिर मैं पेयर कहाँ से बनाऊंगी? कोलकाता वाले में से। तो ये काउंट 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सेम सिटी के होने चाहिए स्टूडेंट जिनका स्टडी पेयर हम बना रहे हैं। काउंट वन सिर्फ और सिर्फ स्टडी पेयर बना रहा है। तो कंफ्यूज मत होना इन सारे ऑप्शन में, ये काफ़ी सिमिलर है ए और डी, बस सेम सिटी का डिफरेंस है। बट बिकॉज काउंट 2 हमारा सेम सिटी को कंसिडर कर रहा है, काउंट वन में सिर्फ स्टडी पेयर मेंशन है, स्टडी पेयर ऑफ मुंबई या स्टडी पेयर ऑफ वेल्लोर ये मेंशन नहीं है। अब जल्दी से ये ऑप्शन देखते हैं, काउंट 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा। अगेन देख लेते हैं, नंबर ऑफ पेयर वेयर स्टूडेंट इन ईच पेयर आर फ्रॉम द सेम सिटी। हाँ सेम सिटी से तो है, लेकिन ईच पेयर ज़रूरी नहीं है। मतलब क्या, एक बार हम बाकी ऑप्शन रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि इसका मतलब क्या हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है नंबर ऑफ स्टडी पेयर विद स्टूडेंट इन ईच पेयर, मतलब जितने पेयर में स्टूडेंट है
आर फ्रॉम डिफरेंट सिटीज अमंग मुंबई, वेल्लोर, कोलकाता। अच्छा, ये देखो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ये ऑप्शन ए इनकरेक्ट क्यों है? बिकॉज इन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ स्टडी पेयर्स तो हम बना रहे हैं, वे स्टूडेंट इन ईच पेयर आर फ्रॉम द सेम सिटी। ये मेंशन नहीं है कि वो सेम ही सिटी से सारे पेयर को बना रहा है, राइट। काउंट टू हमारा क्या था? काउंट टू को जल्दी से रिकैप करो। काउंट टू हमारा था कि एक पेयर मुंबई से बनाएगा, एक नहीं कितने भी बन सकते हैं, फिर दूसरा स्टडी पेयर वेल्लोर से लेगा, फिर तीसरा स्टडी पेयर कहाँ से लेगा? कोलकाता से लेगा। तो सेम सिटी नहीं लेगा, ये डिफरेंट, मतलब सेम सिटी नहीं लेगा, मतलब सिर्फ एक सिटी नहीं होनी चाहिए, अलग अलग सिटी भी हो सकती है, अलग अलग सिटी से सेम स्टूडेंट को लेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 देखो, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टडी पेयर वेयर स्टूडेंट इन ईच पेयर आर फ्रॉम डिफरेंट सिटीज अमंग मुंबई, वेल्लोर, कोलकाता। ये ऑप्शन काफ़ी हद तक ठीक लग रहा है अभी तक रीड करने में, बट ये ऑप्शन इनकरेक्ट इस वजह से होगा बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट सिटीज अमंग मुंबई, वेल्लोर, कोलकाता। फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा था, बिकॉज हमारा काउंट 2 जो था इन्होंने स्पेसिफिकली बता रखा था कि हमने कहाँ कहाँ से स्टडी पेयर बनाया, हमने 3 डिफरेंट सिटीज़ से स्टडी पेयर्स को बनाया है, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं करा था कि हमारा सिटी के बारे में कुछ कि बस सेम सिटी लिख दिया, लेकिन कौन कौन सी सिटी है वो मेंशन्ड है, वो नहीं लिखा। ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन 2 इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि इन्होंने देखो डिफरेंट सिटीज़ लिखा है। ऑल दो कि मुंबई, वेल्लोर, कोलकाता ये तीनों आपस में डिफरेंट है, लेकिन जो मेरा स्टडी पेयर जो मेरा बनेगा ना, स्टडी पेयर वो सेम सिटीज़ से ही बनेगा। मतलब अगर मेरी एक टेबल मान लेते हैं, ये टेबल मेरी मुंबई की है, ठीक है। यहाँ पे मैं मुंबई के डेटा स्टोर करती हूँ। एक स्टूडेंट 1 है, एक स्टूडेंट 2 है, और इसके मार्क्स आते हैं 60, इसके मार्क्स आते हैं 80। तो स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 का पेयर बन गया और ये मुंबई वाले डेटा सेट में स्टोर हो गया। तो मतलब मेरा स्टडी पेयर एक सेम सिटी से लिया जा रहा है अक्रॉस डिफरेंट सिटी, ठीक है। सेम हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? कंपेयर हो रहा है, हमारा कंपैरिजन जो हो रहा है वो सेम सिटी से सेम सिटी के स्टूडेंट का हो रहा है, सेम इंडिविजुअल से सेम सिटी के इंडिविजुअल से सेम सिटी का दूसरा स्टूडेंट से कंपेयर हो रहा है। कंपेयर किससे हो रहा है? सेम सिटी अमंग द 3 सिटीज़, ठीक है। अमंग ऑल डिफरेंट 3 सिटीज़, अमंग मुंबई, वेल्लोर एंड कोलकाता, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ईच पेयर जो हम बना रहे हैं वो डिफरेंट सिटीज़ से हैं अमंग दिस, बट डिफरेंट सिटी से नहीं है। हमारा पेयर क्या है? अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। फर्स्ट टाइम देखोगे यहीं पे ये ऑप्शन मार्क कर दोगे, इस वजह से अगेन मैं फिर से बताती हूँ कि स्टडी पेयर हम क्या बना रहे हैं। स्टडी पेयर अगर हम सेपरेटली बात करें तो मुंबई, वेल्लोर और कोलकाता का डिफरेंट मतलब सेपरेट कंपेयर कर रहे हैं कि मुंबई के स्टूडेंट का मुंबई से, कोलकाता के स्टूडेंट का कोलकाता से, लेकिन हम ये तीनों सिटीज़ के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट सिटीज़ नहीं है यहाँ पे। ये देखो पेयर जो है ना ये सेम सिटी से होना चाहिए अमंग दीज 3 सिटीज़, ठीक है। तो बाकी जो सिटी है उससे पेयर उसमें से पेयर हम बना रहे हैं, लेकिन उनका पेयर क्या होना चाहिए? वो सेम सिटी का होना चाहिए, राइट। बिकॉज अगर वो मुंबई का नहीं होगा, अगर मान लो स्टूडेंट 1 हमने 3 टेबल बनाई थी, अगर हमें मुंबई फाउंड होता है तो मुंबई का बनाओ, वेल्लोर फाउंड होता है तो वेल्लोर का बनाओ, कोलकाता मिलता है तो कोलकाता का एक टेबल बनाओ, ठीक है। मान लो मैंने ये टेबल बना दिया, कुछ टेबल बना दिया, ठीक है। और इसमें मैं जो भी मुझे वेल्लोर का दिख रहा है वो मैं वेल्लोर वाले में डाल दे रही हूँ, जो मुंबई का दिख रहा है वो मैं मुंबई वाले में डाल रही हूँ, जो मुझे कोलकाता का दिख रहा है वो मैं कोलकाता वाले में स्टोर कर रही हूँ। तो मतलब मैं उस सेम सिटी से कंपेयर कर रही हूँ, पेयर बना रही हूँ। तो मेरा पेयर क्या बन रहा है? मेरा जो स्टडी पेयर है ना, जितने भी पेयर हैं वो सेम सिटी से हैं among these different 3 cities. I hope the option is clear right now. Sorry for the lengthy explanation. फिर ऑप्शन डी है हमारा नंबर ऑफ स्टडी पेयर वेयर ईच पेयर आर फ्रॉम डिफरेंट सिटी। तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंट सिटी या सिर्फ सेम सिटी से हम बात नहीं कर रहे हैं, हमें इन्होंने मेंशन करना चाहिए था कि हम अमंग दीज 3 सिटीज़ मुंबई, वेल्लोर एंड कोलकाता से देख रहे हैं, बिकॉज हमारे काउंट 2 में स्पेसिफिकली मेंशन था कि हम स्टडी पेयर फ्रॉम मुंबई, स्टडी पेयर फ्रॉम वेल्लोर, स्टडी पेयर फ्रॉम कोलकाता हम ये मेजर कर रहे हैं, राइट। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा,
A word is said to be perfect if no letter is repeated. अगर कोई भी letter repeat नहीं होगा. Let is perfect be a procedure that takes a row X in the words table as input and decide whether the word is perfect. Choose the correct implementation of the procedure. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन देखो, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. इट इज यू कैन सी द वेटेज फ्रॉम कि पुराने वीक से है, लेकिन तभी कितना हाई वेटेज इस क्वेश्चन का. अब इस परफेक्ट प्रोसीजर के बारे में बता देती हूँ. मान लो एक सैम्पल इनपुट लेते हैं सन. अब आपको ज़रूरी नहीं है कि वर्ड डेटा सेट से लिया गया है ना, वर्ड्स डेटा सेट से लिया गया, वर्ड्स टेबल से. ये बहुत अच्छा एकदम मैग्निफिसेंट कोई वर्ड होगा. कोई 2-3 लेटर का भी वर्ड से हम काम चला सकते हैं. हमें बस एक इनपुट चाहिए जहाँ पे हम हमारे कोड को देखें और उसमें से काउंटर एग्जाम्पल को चेक करें. अगर वो सही बैठ रहा है, हम सिर्फ एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे. अगर वो ठीक ठीक बैठेगा तो हम वो ऑप्शन मार्क कर देंगे और बाकी सारी वहीं से एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देंगे. तो मान लो कि मेरा इनपुट है सन. ठीक है, तो मुझे चाहिए कि इज़ परफेक्ट, जो कि मुझे बताएगा कि ये सारे लेटर इसमें क्या होने चाहिए, डिफरेंट लेटर होने चाहिए. ओके, तो माई प्रोसीजर इज परफेक्ट. सी को एम्प्टी लिस्ट इनिशियलाइज कर दिया है. आई को हमने 1 सेट कर दिया है विच इज़ ट्रू. हम 1 कर सकते हैं, कोई बात नहीं है इसमें. ठीक है, 0 से भी कर सकते हैं, बट यहाँ अगर हम 0 कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमारे पास कोई लेटर ही नहीं है. तो हमें एटलीस्ट 1 लेटर तो चाहिए ही कंपेयर करने के लिए, राइट. सिर्फ 1 लेटर वर्ड सिर्फ एक ही है जो मीनिंगफुल देता है रिजल्ट हमें, वो है सिर्फ और सिर्फ आई, जिसका मतलब होता है मैं. और इसको छोड़ के बाकी जितने भी हमारे वर्ड्स हैं वो मोर देन 2 लेटर से तो बने ही होंगे ऑब्वियसली. ठीक है, एक वर्ड तो होना ही चाहिए, इसलिए हमने आई को 1 सेट करा है, 0 ने. फ्लैग को ट्रू पहले से ही कर दिया. हम कर सकते हैं, देखो फ्लैग में पहले फॉल्स कर सकते हैं, ट्रू कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पहले से फॉल्स लेते हैं ना तो हमें ट्रू वाली कंडीशन को बतानी पड़ती है, या अगर हम ट्रू ले रहे हैं तो फॉल्स वाले काउंटर को हमें दिखाना पड़ता है कि हम फॉल्स से कब कर रहे हैं. ओके, तो ये प्रोसीजर मेरा कह रहा है while I is less than x dot letter count. I मेरा भी 1 है, तो 1 is less than equals to 3 है ना. मेरा वर्ड अभी सन है, तो हाँ ये लेस देन इक्वल्स टू लेटर काउंट है. तो लाइन नंबर 6 कहता है ए को फिर ith लेटर ऑफ द वर्ड बना दो. तो अब मेरा जो ए था, अब जो मेरी ए वैल्यू स्टोर करेगा ना, ये वाली वैल्यू, वो अब मेरा क्या हो जाएगा, वो ith वर्ड हो जाएगा, ith लेटर ऑफ द वर्ड. ith लेटर मतलब अब ये बन गया क्या, एस बन गया, एस. ओके, अब ये लिस्ट मेरी हो गई एस वाली. फिर ये कह रहा है इफ मेंबर सी कॉमा ए फ्लैग इक्वल्स फॉल्स. ये कह रहा है कि अगर वो पहले से मेंबर है उस लिस्ट का तो फ्लैग को फॉल्स कर दो, जो कि ठीक ठीक लग रहा है अभी, है ना. अभी के लिए हम सही समझ सकते हैं बिकॉज फ्लैग पहले से ही ट्रू था. और ये फॉल्स कब होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी वर्ड हमारा पहले से ही मेंबर है हमारे लिस्ट का, जो कि कोई ए वर्ड है जो अगर पहले से मेंबर है, तो फ्लैग को फॉल्स कर दो, जो कि गलत नहीं है ना. अगर वो रिपीट होगा, मतलब रिपीट लेटर हम देखेंगे, लाइक लेट्स से मून. ठीक है, लेट्स से मून देखते हैं, मून MOON. ये तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि मून अगर मैं इनपुट करूँगी तो मुझे बताएगा कि ये इज़ नॉट परफेक्ट है, मतलब ये इज़ परफेक्ट वाले लूप में नहीं जाएगा बिकॉज इसमें ओ रिपीट हो रहा है, डबल ओ. ठीक है, ओ रिपीट हो रहा है मेरा. तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो मेंबर है तो फॉल्स कर दो. और एल्स वाली कंडीशन कब एग्जीक्यूट होगी, जब इफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी. मान लेते हैं कि इफ वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो एल्स कहना चाह रहा है कि अगर नॉट मेंबर है तो एल्स क्या कर रहा है, बेसिकली एल्स चेक कर रहा है नॉट मेंबर को. ठीक है, तो सी का काउंटर हम इंक्रीमेंट कर देंगे और फ्लैग को हम ट्रू सेट कर देंगे. ओके, फिर आई के काउंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे और फ्लैग रिटर्न कर देंगे. अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी मिस्टेक है, हमें क्या चाहिए था कि हर एक लेटर एक ही बार होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, या कह लो डुप्लीकेट लेटर नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर हमारा वो मेंबर नहीं है तो तुम फ्लैग को ट्रू कर दो. ये बात तो ठीक है कि अगर हमारे लिस्ट में अगर कोई न्यू लेटर है जो मेंबर नहीं है तो तुम उसे अपेंड कर दो, ऐड कर दो उस लिस्ट में, कोई दिक्कत नहीं, ट्रू कर दो. लेकिन यहाँ देखो पहले से भी फ्लैग ट्रू था, इफ वाली कंडीशन हमारी मान लेते हैं अभी के लिए फॉल्स हो गई, तो एल्स वाला हमें फिर से ट्रू दे रहा है. देख रहे हो, फ्लैग दो बार ट्रू सेट करा जा रहा है. तो रीसेट जब हम करते हैं ना, दो बार
ट्रू सेट करते हैं तो हमारा कोड गलत रन कर सकता है, हमारा कोड हमें डुप्लीकेट वैल्यू दे देता है। और तब भी ये क्या रिटर्न कर रहा है, आई को इंक्रीमेंट करके फ्लैग रिटर्न कर रहा है। तो फ्लैग पहले से ही ट्रू था, फिर से इस लाइन में हमने फिर से इसे ट्रू बता दिया, और रिटर्न भी हम क्या कर रहे हैं, ट्रू। मतलब कोई भी वर्ड हो ये सही ही बताएगा। मतलब ये अगर इस परफेक्ट वर्ड ना भी हो, मतलब इसके लेटर रिपीट हो, तब भी ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। इसका काउंटर एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है, उससे समझते हैं कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो काउंटर एग्जाम्पल होगा, जैसे मैंने आपको बताया मून, ठीक है। मून तो मुझे दिखने से ही लग रहा है कि ये इस परफेक्ट नहीं है, बिकॉज इसमें रिपीट हो रहे हैं लेटर्स। तो पहली बार मान लेते हैं पहला लेटर मेरा एम है, तो मेरा लिस्ट क्या करेगा, लिस्ट में मतलब ये जो मेरी एम्प्टी लिस्ट थी, अब उसमें ए वाला ए लेटर डाल देगा, जो कि आई एच लेटर है। एम आ गया इसमें, ठीक है, एम आ गया। फिर मैं ओ देखती हूँ, फिर ये क्या करेगा, ये सारे लूप देखेगा, मेंबर नहीं है, मतलब यहाँ पे अगर पहले से मेंबर है लेकिन ओ तो मेंबर नहीं है, तो ये नॉट मेंबर वाले पे जाएगा, एल्स वाली कंडीशन पे जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ आ रहा है ये, तो सी अपेंड हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने ओ भी लिख दिया। फिर फ्लैग मेरा ट्रू हो गया। फिर से मैं थर्ड बार ओ पे गई। अब देखो यहाँ पे ना, ये जो इन्होंने फ्लैग फॉल्स कर दिया, इन्हें फ्लैग फॉल्स करके तुरंत ही एग्जिट करा देना चाहिए था। अब इसे एग्जिट क्यों कराना चाहिए था, ये मुझे कैसे पता लगा, ये अभी इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ये देखो, इन्होंने कहा है कि अब मैंने ओ मेंशन कर दिया कि ओ अभी तक मेंबर नहीं था। अब जो थर्ड वाला आई एच लेटर, ये क्या होगा मेरा, ये वन फर्स्ट लेटर है, ये सेकंड लेटर है, ये थर्ड लेटर है, ये फोर्थ लेटर है। तो अब जब मैं दोबारा से ओ पे आई, इसने ये वाला इफ देखा कि मेंबर, ठीक है, अगर ये पहले से मेंबर है तो ये क्या कर देगा, फ्लैग को फॉल्स कर देगा। इसने केवल फ्लैग को फॉल्स कर दिया है। फिर मैं एल्स वाला लूप तो नहीं जा सकती, एल्स वाला लूप तो मैं अभी के लिए कंसिडर नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ये मेंबर पहले से ही मिल गया। लेकिन अब देखो, अब मुझे जो रिटर्न करेगा ये फ्लैग, ये मुझे वही वाली वैल्यू देगा, फॉल्स। मतलब अब जो करंट वैल्यू थी ना, ये मुझे वो वैल्यू देगा। तो अब करंट वैल्यू मेरी क्या बन गई, फॉल्स बन गई। मतलब तुम ओ इसे ओ मत डालो, ये वाला ओ क्या करेगा, ये ड्रॉप कर देगा, ये वाला ओ ये हटा देगा। अब मेरा लेटर आता है एन, ठीक है, अब मेरा लेटर आता है एन। ये कोड को बस देखो, ये कोड क्या कह रहा है, ये कोड कह रहा है कि क्या एन मेंबर है, अगर है तो फॉल्स कर दो। एन एन फॉर नेक्स्ट अभी हमारा मेंबर नहीं है, तो हम इसे इंक्रीमेंट कर देते हैं। मैं एन भी डाल देती हूँ हमारी लिस्ट में, ठीक है, एम ओ एन, ठीक। और फिर मुझे फ्लैग रिटर्न कर देगा। तो पहला केस तो ये था कि ये ट्रू है, इसे हमने दोबारा से ट्रू कर दिया, तो दो बार ट्रू सेट करना, रीसेट करना हो जाता है कि ये इनकरेक्ट, ये डुप्लीकेट वैल्यू देगा। अब मैं क्यों कह रही थी कि इसे फॉल्स करके हमें एग्जिट करा देना चाहिए था लूप को, यही रीज़न है, एक सिंपल रीज़न है ये कि देखो, मेरा जो लेटर था मून, राइट, मेरा जो लेटर था मून, इसने मुझे तब भी ये लिस्ट, भले ही इसने मुझे फ्लैग पहले फॉल्स दे दिया, लेकिन ये लूप चलता रहा। मतलब मेरा लेटर था MOON, मून, और ये मेरा लिस्ट चलता रहा, मतलब ये लूप मेरा चलता रहा। इसने मुझे पहले M दिया, फिर O दिया, फिर N दिया। बट आइडियली अगर मैं इस कोड को देखूं, तो इसे तो पहले ही एग्जिट कर देना चाहिए था, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो वर्ड मून है, इसमें डुप्लीकेट ओ है, मतलब इसमें डुप्लीकेट लेटर है, इसमें यूनिक लेटर नहीं है, डिफरेंट लेटर नहीं है। तो इसे तो पहले से ही हटा देना चाहिए था ना। इसने तो फ्लैग को फॉल्स कर दिया, ये भी ठीक है, एल्स लूप में भी देखता है कि अगर वो मेंबर नहीं है तो तुम ट्रू सेट कर दो। लेकिन तुम ट्रू सेट कर तो रहे हो, उसको दोबारा से ट्रू सेट करो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये लूप फिर भी चल रहा है जब तक तुम्हारा ये वर्ड का आइटरेशन खत्म ना हो जाए। तो मतलब ये इनकरेक्ट होने के बाद भी तुम्हें ये रिजल्ट दे रहा है, समझ रहे हो, ये बात समझ रहे हो। ये मून हमें पता है कि ये इस परफेक्ट नहीं है, तब भी ये मुझे आउटपुट दे रहा है MON, ठीक है, तब भी मुझे एक रिजल्ट दे रहा है जो कि इनकरेक्ट है। तो इस वजह से मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और मुझे एग्जिट क्यों कराना चाहिए, ये मैंने जस्ट अभी बताया, क्योंकि एग्जिट अगर ये नहीं कराएगा तो ना चाहते हुए भी ये इस परफेक्ट वाले वर्ड, मतलब जो इस परफेक्ट वर्ड नहीं है, नॉट इज परफेक्ट है, उसको भी ये इस परफेक्ट में ही काउंट कर लेगा। सो दैट इज वाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अब जल्दी से दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अब मैंने सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर दी एक ऑप्शन से। अब सेकंड ऑप्शन हमें ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। आई इन्होंने 1 करा है, फ्लैग को ट्रू सेट कर दिया है। ये कहता है कि अगर मेंबर है
तो फ्लैग फॉल्स कर दो और लूप को एग्जिट कर दो, क्योंकि हमारा करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है। ये वाला मैंने आपको मून वाले एग्जाम्पल से समझा दिया था। ये देखो, ये पहले m स्टोर करेगा, ठीक है, लिस्ट में m इंक्रीमेंट करेगा, फिर ये o वाली वैल्यू डालेगा, और जैसे ही देखिएगा कि ये वाला o जो है ये पहले से मेंबर है, तो ये फॉल्स करके लूप ही हटा देगा। ये वर्ड अब क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। अब ये वर्ड को मैं नहीं देखूंगी, अब ये वर्ड इग्नोर हो जाएगा। अब मैं नए वर्ड पे जाऊंगी, तो ये मेरा लूप एकदम सही रन कर रहा है, मुझे सही रिजल्ट दे रहा है। जैसे मैं अगर सन वैल्यू लूँ, तो ये सी मेरा कब कब इंक्रीमेंट होगा, जब जब ये मेंबर ना हो, राइट। तो ये पहले एस है, हमने देखा, फिर हम यू पे गए, यू भी मेंबर नहीं है तो यू, फिर ये हम एन पे आए, एन भी मेंबर नहीं है तो हमने एन को भी हमारी लिस्ट में लिख दिया, जो कि हमारा सही आंसर होना चाहिए एज पर द क्वेश्चन। कि हमें डिफरेंट यूनिक, हमारा क्या चाहिए था, यूनिक लेटर्स, राइट। ये हो गया। अब ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है, ये बी वाला, ठीक है। बाकी ऑप्शन देखना है कि बाकी ऑप्शन में क्या है। एक बार बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा। इन्होंने देखो, यहाँ तक तो लगभग सेम ही बात है, ठीक है। इफ मेंबर सी कॉमा ए, पहले फ्लैग ट्रू है, अगर वो मेंबर सी कॉमा ए है तो तुम इसको अपेंड कर दो, ये देख रहे हो। तो एल्स, अगर वो मेंबर नहीं है तो फ्लैग को फॉल्स कर दो, लूप एग्जिट कर दो। ये तो इन्होंने ठीक कहा है। एल्स वाली लूप को देखें तो एल्स वाली लूप तब रन होगी जब ये नॉट मेंबर हो। नॉट मेंबर मतलब जब भी हमें वो वर्ड पहले से मिल जाएगा, वो लेटर पहले से मिल जाएगा, तो हम फ्लैग फॉल्स कर देंगे, लूप को ब्रेक कर देंगे। हमने लूप ब्रेक कर दिया। लेकिन ये पार्ट देखो, उसका लाइन नंबर 8 देखो, यहाँ इस लाइन की वजह से ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। वाई? बिकॉज ये मेंबर, ये चेक कर रहा है इफ मेंबर, ठीक है। अगर ये मेंबर है तब भी इस वैल्यू को इंक्रीमेंट करें। मतलब अगर मैं अगेन मैं अपना वर्ड लेती हूँ मून, या फिर मैं लेती हूँ लेट्स से बॉटल, ठीक है, बॉटल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले बी लिख देगा, है ना। इसने देख लिया कि इफ मेंबर, पहले अगर ये चेक करे इफ नॉट एल्स वाला क्या करेगा, अगर मेंबर नहीं है तो ये बी लिख देगा, ओ लिख देगा, ठीक है। लेकिन जैसे ये टी पे जाएगा ना, ये टी पे जाएगा तो भी ये इंक्रीमेंट कर देगा, दिख रहे हो, ये देख रहे हो आप, ये टी वाली वैल्यू को दो दो बार अपेंड कर देगा। मतलब चाहे वो मेंबर हो या ना हो, तब भी ये वैल्यू अपेंड होएगी ही होएगी। यहाँ पे देखो, इनका जो काउंटर है ना, ये इस तरफ होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए। क्यों इस साइड? इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर हो सकता है कि वो मेंबर ना हो, अगर मेंबर ना हो तो हम तो लूप एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन अगर मेंबर होगा तो हम वो लूप ना चाह के भी उसे हम बार बार वो वैल्यू को हम अपेंड करते जा रहे हैं। तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं कि ये वाला क्यों इनकरेक्ट है। यहाँ देखो, इन्होंने यहाँ ये चीज़ ठीक लिखी है कि सी को इन्होंने यहाँ अपेंड करा है, यहाँ से यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो लाइन नंबर 4 कहता है कि फ्लैग इक्वल्स ट्रू, और यहाँ पे कोई कंडीशन ये चेक नहीं कर रहे हैं। अगर इन्होंने डायरेक्ट एक लाइन लिखी है लाइन नंबर 7 में कि अगर वो मेंबर है तो लूप ही एग्जिट कर दो, ये तो चलो कोई बात नहीं है। अगर वो मेंबर है, हमने लूप तोड़ दिया, हम एक नए वर्ड पे लिख लिए। लेकिन अगर मान लो वो मेंबर नहीं है तो हमें कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी, है ना। तब तो हमें यह वैल्यू देनी चाहिए कोई सी। तो ये देखो यहाँ पे ये फ्लैग ट्रू है और ये मेंबर इन्होंने कहा है, ये देखो ये फ्लैग रिटर्न फ्लैग। तो मेरा फ्लैग इस केस में ना हमेशा ही ट्रू रिटर्न करेगा, ऑलवेज रिटर्न करेगा। अगर मैं ये वाले सूडो कोड को देखूँ, अभी मैं ऑलवेज वाली कंडीशन क्यों कह पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से देखना आप, ये देखना, इफ मेंबर सी ए, अगर ये सी ए मतलब सी क्या है, हमारा लिस्ट, अगर वो हमारे लिस्ट का मेंबर है, ए वाला वर्ड, ith लेटर ऑफ द वर्ड, तो तुम लूप को एग्जिट कर दो। लेकिन फ्लैग हमें रिटर्न करना है ना, फ्लैग पहले से ट्रू था। और यहाँ अगर मैं यहाँ इस स्टेप पे आ गई, मैंने वो वैल्यू ना चाह के भी अपेंड करी है, ये लाइन देख रहे हो, वो हम लूप एग्जिट कर रहे हैं लेकिन तब भी हम वो वाला वर्ड, अगर वो मेंबर है तब भी हम उसे अपेंड कर रहे हैं। और ये ट्रू होने के बावजूद, मतलब ये पहले से ही ट्रू है, और ये मुझे कोई भी कोड हो ना, ये मुझे ट्रू ही देगा। ये अभी मान लो कि ये कोड, ये वाली लाइन में इसे इग्नोर कर देती हूँ, ठीक है, कि मेंबर हो तो हम लूप एग्जिट करेंगे, ये हमेशा इंक्रीमेंट होगा, ये भी इंक्रीमेंट होगा, और ये फ्लैग मुझे अल्टीमेटली सिर्फ ट्रू वैल्यू दे रहा है, देख रहे हो।
क्योंकि इन्होंने ये सिर्फ ये कहा है कि अगर मेंबर है तो लूप को तो ब्रेक कर दो, लेकिन सारी वैल्यू को इंक्रीमेंट ही करते जा रहे हैं। इन्होंने फ्लैग, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था एक क्वेश्चन में कि अगर हम फ्लैग को ट्रू सेट करते हैं तो हमें इसकी फॉल्स का काउंटर भी बताना चाहिए कि फॉल्स कब होगा, या अगर ये फॉल्स सेट करते हैं तो इन्होंने हमें बताना चाहिए था स्पेसिफिकली कि ये ट्रू कब होगा। अगर मैं इस ऑप्शन को देखूँ तो एक बात तो इन्होंने ठीक लिखी है कि मेंबर नहीं है तो लूप को ब्रेक कर दो, हटा दो, लेकिन फिर भी आप इसे लिस्ट को अपेंड कर रहे हो, फिर भी आप काउंटर इंक्रीमेंट कर रहे हो, और फिर भी मुझे ट्रू वैल्यू मिल रही है कि वो वर्ड परफेक्ट है। तो वो वर्ड परफेक्ट ना होने के बावजूद भी मुझे वो वर्ड परफेक्ट मिल रहा है, इस परफेक्ट ट्रू मिल रहा है, इस वजह से ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। काफ़ी लॉजिकल थिंकिंग लगेगी इसमें, बट एक दो बार क्वेश्चन ट्राई करना, ये मतलब इट विल बी गुड टू गो। ओके, अब जल्दी से ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। The following pseudocode is executed using the words dataset. Study the given pseudocode and answer the sub question. ये वर्ड्स डेटा सेट से लिया गया है और pseudocode के बेसिस पे हमें आंसर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। ए को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, फ्लैग को सेट कर दिया ट्रू। इन लिस्ट, लिस्ट एक इन लिस्ट नाम का वेरिएबल है जो एम्प्टी है, आउट लिस्ट भी एम्प्टी है। इससे समझ आ रहा है कुछ कि हम कुछ भी इनपुट करेंगे और कुछ आउटपुट मिलेगा, ये उस तरीके की कोई लिस्ट है। वाइल, लाइन नंबर 3 देखते हैं। वाइल टेबल 1 हैज मोर रोज, रीड दिस रो। अब लाइन नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है कोड। इफ फ्लैग, अगर फ्लैग है मतलब अगर ये ट्रू है, अब मैंने आपको एक कोड रन करके दिखाया था पाइथन में, आई आई होप वो याद हो, मैंने गूगल को लैब में करा था, बट इन केस अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि अगर हम वाइल ट्रू लिखते हैं ना, वाइल ट्रू, TRUE, मतलब ये कोई भी कंडीशन हो ये लूप हमेशा हमेशा चलेगी। और हम वाइल लूप कब यूज़ करते हैं, फॉर लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें रेंज पता हो कि कितने से कितने के बीच है, या नंबर पता हो बेसिकली। और वाइल तब यूज़ करते हैं जब हमें रेंज नहीं पता हो। और वाइल ट्रू का मतलब है ये लूप हमेशा रन करेगा जब तक कोई कंडीशन ट्रू है, मतलब जब तक कोई कंडीशन एग्जीक्यूट की जा रही है। ठीक है, सो इट इज सेइंग कि फ्लैग अगर ट्रू है हमारा तो इन लिस्ट क्या हो जाएगा, एक्स डॉट वर्ड, और फ्लैग हो जाएगा फॉल्स। तो फ्लैग को हम फॉल्स कब कर रहे हैं, जब हमें इन लिस्ट में मतलब इन लिस्ट, हमारा जो इन लिस्ट है वो एक्स डॉट वर्ड हो गया। जैसे अभी के लिए मैं मान लेती हूँ कि एक्स डॉट वर्ड है मेरा रन। ठीक है, कोई भी वर्ड ले सकते हैं, तो मैंने ले लिया रन। तो इन लिस्ट मेरा क्या हो जाएगा, एक्स डॉट वर्ड। अब इन लिस्ट में रन वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी और फ्लैग हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, इफ, अब अभी हम बस देख रहे हैं कि कोड कर क्या रहा है, अब इसका मीनिंग क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, ये हमें थोड़े टाइम बाद समझ आएगा। सो लाइन नंबर 9 में कहा है इफ एक्स डॉट वर्ड एंड्स विद, यहाँ पे स्टार मार्क कर देती हूँ, यहाँ से मेन स्टार्ट हो रहा है, एंड्स विद अ फुल स्टॉप। और आप ना ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखोगे एग्ज़ाम में, और इसका वेटेज भी काफ़ी है, 2-3 मार्क्स हाँ आराम से आएंगे। ये इजी क्वेश्चंस भी आएंगे, तो हो सकता है अगर आपको DFS और रिकर्जन नहीं आता है तो भी आप पासिंग मार्क्स से अच्छे मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं। सो जल्दी से ये देख लेते हैं। ये कहता है कि अगर एक्स डॉट वर्ड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, मतलब अगर वो लास्ट वर्ड हो, जैसे मैं लिखती हूँ, अगेन मैं फर्स्ट वीडियो का एग्जांपल दे रही हूँ, शी रन्स क्विकली। ठीक है, शी रन्स क्विकली और फुल स्टॉप, एंड्स विद अ फुल स्टॉप मतलब क्या हुआ कि वो उस सेंटेंस का लास्ट वर्ड है, राइट। तो हमें आउटलिस्ट क्या करनी है, आउटलिस्ट को असाइन कर देना है, आउटलिस्ट प्लस प्लस, मतलब हमें हमारी पुरानी वाली एग्जिस्टिंग लिस्ट में जो वर्ड वाली लिस्ट थी उसमें इन लिस्ट डाल के आउट लिस्ट को अपेंड कर देना है। मतलब देखते हैं, आउटलिस्ट क्या हो गया हमारा, अगर फुल स्टॉप से एंड करा तो आउटलिस्ट हो गया मेरा क्विकली। ठीक है, आउटलिस्ट मेरा क्या हो गया, क्विकली। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना। ठीक है, अगर मैं इसमें एक्स डॉट वर्ड डाल दूँ तो मेरा एक्स डॉट वर्ड मान लेते हैं, यहाँ मैंने रन लिया था ना, तो कुछ भी ले सकते हैं ना, तो
ये क्योंकि लिस्ट ऑफ लिस्ट है, एक्स डॉट वर्ड भी एक लिस्ट है और इसको भी एक लिस्ट में सेटल किया गया है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। रन्स ले लेते हैं अभी के लिए, ये शी वर्ड ले लेते हैं, हम अभी के लिए शी ले लेते हैं वो वर्ड। तो शी, और इन लिस्ट में क्या था, कोई भी वर्ड जो हमें मिलेगा, शी रन्स, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये इन लिस्ट मतलब हम वो वाली वैल्यू ले रहे हैं जो हमारे वर्ड की है। और हमें कैसे पता चला कि हमें सेंटेंस लेना है या फिर हमें सिंगल सिंगल वर्ड इनपुट लेना है, तो ये इस वाली लाइन से पता चल गया हमें। जस्ट अ सेकेंड, हमें ये कैसे पता चला कि हमें सेंटेंस इनपुट चाहिए कि वर्ड इनपुट चाहिए। क्लियरली लाइन नंबर 9 में लिखा गया है कि अगर कोई भी वर्ड फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, मतलब वो सेंटेंस का ही वर्ड होगा, सेंटेंस का लास्ट वर्ड होगा, टू बी स्पेसिफिक, तभी हम कुछ करते हैं। और वो कुछ करना, डू समथिंग जो है वो है कि हम अपने आउटलिस्ट वाले, मतलब जो हमारा आउटपुट वाला लिस्ट है, वो आउटपुट देगा क्या, लास्ट वर्ड, मतलब जो भी सेंटेंस का लास्ट वर्ड है या जो भी कह लो फुल स्टॉप से पहले आता है वो वर्ड, और इसमें जो पुरानी एग्जिस्टिंग वैल्यू थी, मतलब पुराने पीछे वाले जो भी वर्ड्स थे वो सारे एज इट इज। तो हमें वो वाले वर्ड का काउंटर, मतलब ए का काउंटर इंक्रीमेंट कर देना, ठीक है। ए अभी इनिशियली 0 है। इन लिस्ट एम्प्टी फ्लैग इक्वल ट्रू, तो फ्लैग बेसिकली ट्रू कब हो रहा है, फ्लैग ट्रू हो रहा है तब जब हमारा ए इंक्रीमेंट हो रहा है। और ए कब इंक्रीमेंट हो रहा है, जब हम पहले मतलब लास्ट वर्ड को हम कहीं ना कहीं पहले लिख रहे हैं तब। अब इन्होंने बोला है मूव एक्स टू टेबल 2, राइट। अब इन्होंने बोला है व्हाट विल आउट लिस्ट रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। तो आउटलिस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम ऑप्शंस के थ्रू देखते हैं। आउटलिस्ट इन्होंने कहा है, ऑप्शन नंबर ए है लिस्ट ऑफ लिस्ट। फर्स्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि इट इज़ अ लिस्ट ऑफ लिस्ट। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एक्स डॉट वर्ड भी एक लिस्ट है, और क्योंकि इसको क्लोज कर दिया गया एक और लिस्ट से, तो ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है। ये कुछ इस तरीके से, वो वर्ड फिर उसका इन लिस्ट और प्लस जो आउटर लिस्ट मेरा बन रहा था वो। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लिखूँ, तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हो जाएगा मेरा क्विकली, ये मेरा आउट लिस्ट था। फिर इन लिस्ट मेरा क्या हो जाएगा, इसे थोड़ा जूम कर लेती हूँ, क्विकली इन लिस्ट मेरा था एक्स डॉट वर्ड, तो वो मान लेते हैं शी है, तो ये हो जाएगा शी, और ये लिस्ट बंद। और फिर दूसरी इन लिस्ट क्या होगी मेरी, इन लिस्ट हो गया रन्स, शी रन्स, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से एक्चुअल अगर हम देखें, एक्चुअली ये कैसे शो होगा, कुछ इस तरीके से होगा कि ये लिस्ट ऑफ लिस्ट फॉर्म में दिखेगा हमें। तो लिस्ट ऑफ लिस्ट वाले तो सारे ही ऑप्शन दिए हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। लिस्ट ऑफ लिस्ट वाले तो सारे ऑप्शन है, तो वो तो ट्रू होने ही है। हम आगे देख लेते हैं। ये कह रहा है लिस्ट ऑफ लिस्ट, देखो सब में लिस्ट ऑफ लिस्ट, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक सेम है। ऑफ लास्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस, हर वर्ड का क्या ये लास्ट वर्ड देख रहा है, हाँ लास्ट वर्ड तो देख रहा है, लेकिन पुराने वर्ड का भी ऑर्डर क्या है, कह सकते हैं कि सेम है, या फिर लास्ट वर्ड के बाद जो है वो पूरा सेंटेंस एज इट इज लिखा गया है ना। मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था क्विकली, क्विकली शी रन्स है ना, क्विकली कॉमा शी ब्रैकेट क्लोज कॉमा रन्स, कुछ इस तरीके से मैंने लिखा था अपना आंसर, है ना। जो मेरा कोड ब्लॉक इस तरीके का कुछ आउटपुट दे रहा था, तो इसमें मतलब लास्ट वर्ड तो है ही, लेकिन प्रीवियस वर्ड का भी कोई कनेक्शन है, तो इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन बी देखते हैं, लिस्ट ऑफ फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस। अगेन ये फर्स्ट या सिर्फ लास्ट वर्ड नहीं देख रहा है, लिस्ट ऑफ लास्ट एंड फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस इन दैट ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट वर्ड लास्ट वर्ड को देख रहा है, लेकिन फर्स्ट वर्ड लास्ट वर्ड काइंड ऑफ ट्रू हो सकता है, लेकिन बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस इन दैट ऑर्डर, ये ऑप्शन सेम है क्या, लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ, ओके फर्स्ट बोला इन्होंने, फर्स्ट एंड लास्ट ना, यहाँ पे था लास्ट एंड फर्स्ट। तो ये दोनों ऑप्शन पे मैं अभी आऊँगी। ऑप्शन नंबर लास्ट वाला देख लेते हैं, लिस्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड
ऑफ ईच सेंटेंस इन एनी ऑर्डर। देखो एनी ऑर्डर तो नहीं होगा, बिकॉज हमारा जो लिस्ट अपेंड कर रहा था, आउट लिस्ट क्या दे रहा था हमें, इसे मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ और थोड़ा क्लियर कर लेती हूँ। तो आउट लिस्ट मेरा बेसिकली क्या दे रहा है, आउट लिस्ट मुझे दे रहा है, आउट लिस्ट मतलब जो मेरी ये इफ वाली कंडीशन है, गॉड मेरी इफ वाली कंडीशन है, सबसे पहले ये मुझे वो वैल्यू दे रहा है ना, और फिर वो वर्ड दे रहा है, और फिर वो उसका इन लिस्ट का वर्ड मुझे बता रहा है, राइट। तो पहले कौन सा वर्ड आएगा, क्योंकि पहले हमने ये कंडीशन चेक करी है कि वो फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, मतलब कि वो लास्ट वर्ड है ना। शी रन्स क्विकली में क्या मैंने बताया था, फुल स्टॉप के पहले वाला वर्ड क्या है, क्विकली। तो ये क्या है हमारा आउट लिस्ट में सबसे पहले लास्ट वर्ड आ रहा है, तो जो वर्ड पहले लिखा है वो वर्ड तुम्हें पहले ही लिखना पड़ेगा, राइट। तो उसका ऑर्डर प्रिजर्व है, इसका ऑर्डर प्रिजर्व है कि अगर मैंने पहले अपेंड करा है, मतलब पहले लिखी है लास्ट वाली वैल्यू, तो मुझे पहले लास्ट वाली वैल्यू ही चाहिए मेरी लिस्ट में। तो फर्स्ट वाले जितने भी ऑप्शन है उसे इनकरेक्ट मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला तो हमने पहले इनकरेक्ट मार्क कर दिया है, ये फर्स्ट जहाँ दिख रहा है वहाँ पे इनकरेक्ट मार्क कर लो। वाई, बिकॉज अगेन सेम रीज़न कि हमारा लिस्ट जो आउट लिस्ट है वो हमारी लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस दे रहा था, तो उसको क्योंकि पहले लिखा है, उसका ऑर्डर पहले, वो पहले आता है, तो उसे हमें पहले ही चाहिए। तो जहाँ जहाँ पे भी फर्स्ट थे मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो ये वाले ऑप्शंस भी कट हो गए, और सिर्फ हम लास्ट वर्ड नहीं देख रहे थे, इस वजह से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है बस। हम लास्ट वर्ड और फर्स्ट वर्ड तो देख रहे हैं हर सेंटेंस का, लेकिन हम ऑर्डर भी देख रहे हैं, उसका ऑर्डर भी प्रिजर्व होना चाहिए। और क्योंकि पहले लास्ट वर्ड देख रहे हैं और फिर हम बाकी के प्रीवियस वर्ड कह लें या फर्स्ट वर्ड कह लें, है ना, क्योंकि प्रीवियस वर्ड हमारा तो अब बाकी फर्स्ट वर्ड बन जाएगा। अब ये मैं बताती हूँ ये कैसे बना फर्स्ट वर्ड। जैसे हमारा जो आउटपुट दिख रहा था वो कुछ इस तरीके का था, क्विकली क्विकली कॉमा शी रन्स, है ना, ये कुछ इस तरीके का था। एक इनर लिस्ट था जिसमें मेरा सब्जेक्ट है, आउटर लिस्ट जिसमें ये है, और क्विकली। तो मेरा सेंटेंस क्या था, मेरा एक्चुअल सेंटेंस था शी रन्स क्विकली। हमेशा मैं छोटे मोटे बच्चों वाले एग्जाम्पल देती रहती हूँ बट इसी से क्लैरिटी आती है। तो ये देखो हम लास्ट वर्ड देख रहे थे, हमारा आउट लिस्ट क्या करता है, हमारा आउट लिस्ट जो है, आउट लिस्ट वो पहले आउटर वैल्यू आउटर वाली कंडीशन को चेक करता है, मतलब क्या वो लास्ट वर्ड फुल स्टॉप से एंड हो रहा है। तो अगर एंड हो रहा है तो इसे तुम पहले लिख दो, तो इसे मैंने पहले लिख दिया। तो अब ये कैसे ट्रीट करेगा, अब अगर मैं एक्चुअल लिस्ट देखूँ ना, आउटर लिस्ट में अगर देखूँ, तो आउटर लिस्ट मेरी सिर्फ 2 वैल्यू स्टोर कर रहा है। ये दिखने में तो लग रहा है 3 वैल्यू, इसे मैं और क्लियरली लिखती हूँ। दिखने में ऐसा अपीयर हो रहा है कि इसमें 3 वैल्यूज़ हैं, शी एक अलग लिस्ट है, रन्स एक लिस्ट ऑफ लिस्ट है, और क्विकली एक लिस्ट है। लेकिन अगर मैं इनर लिस्ट में जाऊँ तो शी एक अपना एक लिस्ट है, फिर रन्स वाले एक लिस्ट एक अलग आउटर लिस्ट से जोड़ा गया है। और अगर मैं कंसोलिडेटली मतलब सारी लिस्ट को एक साथ देखूं तो इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, और ये फर्स्ट लास्ट वाले एलिमेंट को पहले लिखेगा, और जो इसके प्रीवियस वाला हमारे सेंटेंस के वर्ड बच गए थे उसको एज इट इज़ लिखेगा। तो उसका एज इट इज़ लिखने का मतलब है कि ये उसको सिर्फ एक लेटर एक वर्ड काउंट कर रहा है, बिकॉज ये सिर्फ एक लिस्ट के अंदर है ना। लेट मी राइट इट इवन मोर क्लियरली। पहला वर्ड था क्यू, ठीक है, फिर दूसरा वर्ड अगर मैं यहाँ पे ए बी कुछ भी लिखूँ, लेकिन अगर मैं आउटर लिस्ट के अकॉर्डिंग में देख रही हूँ ना, ये वाली लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो ये वाली लिस्ट अगर यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ क्लोज हुई है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। इस वजह से ये फर्स्ट मतलब लास्ट वर्ड को तो पहले देख ही रही थी, बट प्रीवियस वर्ड को ये फर्स्ट वर्ड कह रही है, इस वजह से यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट लिखा है, ठीक है।
तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ आउटलिस्ट विल बी सेम एज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड इन दैट लिस्ट। तो हमारी आउटलिस्ट क्या थी? सॉरी सो हमारा वर्ड्स जो डेटा सेट था, तो आउटलिस्ट हमारा क्या था? बेसिकली आउटलिस्ट ये कहना चाह रहे हैं कि लेंथ ऑफ जो आउटलिस्ट है वो सेम रहेगा, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि आप आउटलिस्ट की, मैं ओएल लिख दे रही हूँ आउटलिस्ट। तो आउटलिस्ट की अगर आप वैल्यू देखो तो पहले लिखा था मैंने क्विकली और फिर मैंने ब्रैकेट ब्रैकेट समथिंग समथिंग ए बी कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में इसमें कितने वर्ड्स थे? 3 वर्ड्स थे, बट रिटर्न कितने हुए आउटलिस्ट के अकॉर्डिंग देखूँ तो 1 एंड 2। तो क्या लेंथ ऑफ ओरिजिनल, लेंथ ऑफ ओरिजिनल क्या कहें हम इसे, सेंटेंस, कि हमारा लेंथ ऑफ सेंटेंस ओरिजिनल में क्या था? ओरिजिनली 3 था, इक्वल इक्वल 3 था, लेकिन हमारा आउटलिस्ट हमें क्या दे रहा है? सिर्फ 2 दे रहा है ना। तो ये दोनों कहीं से भी इक्वल नहीं है, 2 इज नेवर इक्वल्स टू 3, इस वजह से ये हमें फॉल्स वैल्यू दे रहा है। मतलब इन दोनों की वैल्यू, लेंथ ऑफ आउटलिस्ट कभी भी हमें सेम नहीं होगा हमारी ओरिजिनल लिस्ट से, या फिर कह लें कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन द डेटा सेट, मतलब डेटा सेट में जितने भी वर्ड्स हैं ये सेम वर्ड्स, मतलब सेम वर्ड्स का लेंथ नहीं बताएगा। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो। इस क्वेश्चन में लिखा है द गिवन सूडो कोड वर्ड्स डेटा सेट से लिया गया है। सी स्टोर्स द नंबर ऑफ नाउन, सी क्या स्टोर करना है? नंबर ऑफ नाउन, या फिर कह लें काउंटर है ये नाउन के लिए कि जितनी भी बार नाउन आएंगी वो उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। विच हैव एटलीस्ट 1 वर्ब एडजेसेंट टू इट, लेकिन ये सिर्फ काउंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि 1 वर्ब एडजेसेंट टू इट, मतलब एक वर्ड उसका पड़ोसी होना चाहिए। मतलब अगर हमारा कोई वर्ड हमने लिया नाउन, तो उसकी या तो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, एडजेसेंट कहीं भी हो सकता है ना, पड़ोसी नेबर्स इसके कोई भी हो सकता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर नाउन से स्टार्ट हो रहा है कोई सेंटेंस तो ऑब्वियसली राइट साइड से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में नाउन आ रहा है तो लेफ्ट या राइट कहीं भी होगा। तो उन्होंने सिंपली कहा है कि एडजेसेंट होना चाहिए वर्ब। हम उस सी क्या स्टोर कर रहा है? वो नाउन का काउंटर जो कि वर्ब के अगल बगल है या वर्ब के नेबर या उसके बीच में कहीं है, ठीक है। तो हमें एक करेक्ट कोड फ्रैगमेंट चूज करना है। तो हमें यहाँ पे कोड भरना है, फिल इन द कोड। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कर क्या रहा है ये ब्लॉक। सो इट इज सेइंग वी जो है हमारा ये एम्प्टी लिस्ट है, एन जो है हमारा एम्प्टी लिस्ट है, वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्ब काउंट, और एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नाउन का काउंट, मतलब दोनों लिस्ट एम्प्टी कर दी है। और सी अभी इनिशियलाइज करा गया है 0 से, वाइल टेबल वन हैज मोर रोज, रीड दिस। लाइन नंबर 4 कहता है इफ एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पीच इज इक्वल टू वर्ब, मतलब अगर हमारा पार्ट ऑफ स्पीच POS अगर हमें वर्ब मिलता है, राइट, तो हमें क्या करना है? हमें वर्ब काउंट को इंक्रीमेंट कर देना है उसके सीक्वेंस नंबर के साथ। बेसिकली हम इसका काउंटर भी इंक्रीमेंट करेंगे तो भी कोई गलती नहीं होगी। इन्होंने, इनका कहने का मतलब है कि जो वी की वैल्यू अब असाइन होगी वो वी, मतलब हमारा वर्ब जो भी काउंट था पहले से, इनिशियली ये एम्प्टी है ना, इनिशियली ये एम्प्टी है, उसमें सीक्वेंस नंबर डाल दो। मान लेते हैं एक सीक्वेंस नंबर 12 है ना, तो उसमें इसका काउंट डाल दो, तो ये काउंट हमेशा बढ़ते ही जाएगा। तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर मैं इसका काउंटर नंबर 1 से स्टार्ट करूँ या फिर 12 से स्टार्ट करूँ, ये लिस्ट पे डिपेंड करता है बेसिकली कि लिस्ट हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कौन सा सीक्वेंस नंबर से स्टार्ट किया जा रहा है। तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर ही होगी ऑब्वियसली, बिकॉज एम्प्टी लिस्ट है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ वैल्यू, कुछ एलिमेंट्स ऐड होंगे, और काउंटर 0 है तो ऑब्वियसली कुछ इंक्रीमेंट होगी वैल्यू। लेकिन ये नहीं बताया स्पेसिफिकली कि हमें यही वैल्यू लेनी है, या मतलब सीक्वेंस नंबर कौन सा लेना है। हम इसे 1 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें भी कोई गलती नहीं है, ठीक है।
तो हमें वी काउंट को कब इंक्रीमेंट करना है, जब जब हमें वर्ब का काउंट मिलेगा या पार्ट ऑफ स्पीच हमें वर्ब मिलेगा, तो हम वी काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। या मैं लिख लूँ प्लस इक्वल्स टू 1 लिखें या इक्वल टू वी प्लस 1 लिखें, बात सेम है, ठीक है। मैं प्लस इक्वल्स टू 1 लिख देती हूँ। वी काउंट हमारा इंक्रीमेंट हो गया और पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है तो हमारा एन काउंट भी इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। एन काउंट कब इंक्रीमेंट होगा, प्लस इक्वल्स टू 1 कब होगा, जब पी ओ एस हमारा इक्वल इक्वल नाउन के, ठीक है। इक्वल इक्वल ये है हमारे नाउन की कंडीशन और ये हमारी वर्ब की कंडीशन। बस हमें कोड भरना है। अब कोड में क्या होना चाहिए कि एडजेसेंट में होना चाहिए। जल्दी से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए में बोला गया फॉर ईच वाई फॉर ईच एलिमेंट, इसे रीड करने का तरीका देखो, फॉर ईच एलिमेंट वाई प्रेजेंट इन एन, ठीक है। प्रेजेंट इन एन मतलब जितने भी एलिमेंट वाई हैं, वाई कुछ भी हो सकता है, एनी वैल्यू, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है, कोई भी वर्ड हो सकता है, इन एन, प्रेजेंट इन एन, जो कि हमारी नाउन वाली लिस्ट में प्रेजेंट है, और ठीक है प्रेजेंट है, एंड इफ मेंबर वी कॉमा वाई माइनस वन, मतलब हमारा वाई माइनस वन क्या होगा, अगर कोई भी वर्ड होगा तो उसका एक काउंटर हम कम कर देना है, वाई, बिकॉज पाइथन में जैसे आप देखोगे तो इंडेक्सिंग ना हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स में भी आपने पढ़ा है कि हम इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट करते हैं, वन से नहीं। तो ये बस एक जनरल कह सकते हैं एल्गोरिदम है, या फिर हम कहें कि सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ना। असाइन कर रहा है ये बस वैल्यू को कि हाँ कुछ वैल्यू है। जैसे अगर मेरा मान लेते हैं वर्ड है, सिंपल वर्ड मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 लेटर है, इसका लेटर काउंट कितना है, 4। तो अगर मैं ज़ीरो से स्टार्ट करती हूँ, 0 1 2, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट कर रही हूँ, तो बेसिकली ये वाई माइनस वन रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं, हम बस कोड देखते हैं कि कोड करना क्या चाह रहा है, राइट। और मेंबर या तो ये वॉवेल काउंट कह रही हूँ, वर्ब का मेंबर हो या तो इसका मेंबर हो, y+1 का, y+1 या y-1। ओके नाउ आई गॉट इट। यहाँ पे इनका कहना है ओके, सो ये रिप्रेजेंट कर सकता है कि काउंटर 0 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, लेकिन ये कोड कहना चाह रहे हैं कि आइदर या तो लेफ्ट साइड में हो या तो राइट साइड में हो। जैसे मान लेते हैं नाउन हमारी 3 वैल्यू पे है, तो 3 - 1 वाली वैल्यू होगी 2, तो ये हमारा वर्ब होना चाहिए, और 3+1 वाली वैल्यू होगी 4, तो ये भी हमारा वर्ब। मतलब बेसिकली कहना चाह रहे हैं या तो वर्ब इसके एडजेसेंट हो, या तो राइट पे हो या तो लेफ्ट पे हो, या तो आइदर साइड में हो, लेकिन हो, ठीक है, वर्ब काउंट होना चाहिए। तो ये बेसिकली ये बता देते हैं। तब हमें सी के काउंट को इंक्रीमेंट कर देना है, मतलब या तो वो हमारे वर्ब के काउंट में हो, या तो हमारे वो लेफ्ट साइड में हो, या तो हमारे वो राइट साइड में हो। क्या ये सही है? हाँ ये ठीक लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ और भी हम ऐड कर सकते हैं क्या, देख लेते हैं। तो पहले ये चेक कर रहा है वर्ब, फिर चेक कर रहा है नाउन, और फिर इंक्रीमेंट कर रहा है काउंटर। फिर ये कहता है फॉर ईच एलिमेंट वाई प्रेजेंट इन एन, मतलब हमारी नाउन वाली लिस्ट में, इफ मेंबर बी कॉमा वाई माइनस वन एंड मेंबर बी कॉमा वाई प्लस वन। अगेन लेफ्ट राइट की बात हो रही है, या फिर इंडेक्सिंग कह लो, बात तो सेम ही रहेगी, है ना, कि या तो 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट हो रही है या तो फिर ये 1 इंडेक्सिंग से स्टार्ट हो रही है, तो हमारा सी का काउंटर इंक्रीमेंट कर देना। क्या ये दोनों ऑप्शन सेम है? जस्ट अ मोमेंट, क्या ये ऑप्शन सेम है या नहीं। वाई और एंड का फर्क है ना, और एंड देखो, और सही हो सकता है या तो लेफ्ट साइड पे हो, ठीक है, या तो राइट साइड पे वर्ब हो। एडजेसेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही साइड पे होगा या फिर दोनों ही साइड पे होंगे। एडजेसेंट मतलब नेबर मतलब पड़ोसी, तो पड़ोसी कोई भी हो सकता है, राइट साइड वाला भी हो सकता है, लेफ्ट साइड वाला भी हो सकता है। तो और वाला कंडीशन अप्रोप्रिएट होना चाहिए एंड की जगह पे। बाकी ऑप्शन देखते हैं कि बाकी ऑप्शन में क्या है। यहाँ देखो, यहाँ पे और है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये नाउन का काउंटर है ना। अब एक चीज़ यहाँ से क्लियर है कि ये दोनों ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गए। अब ये दोनों ऑप्शन को मैंने एज इट इज़ इनकरेक्ट क्यों कर दिया है, बिकॉज देखो हम क्या चेक कर रहे थे कि नाउन हम काउंटर कब इंक्रीमेंट करेंगे, अगर नाउन किसी वर्ब के एडजेसेंट है,
if my noun, if some word is a noun is adjacent to and to a verb, अगर कोई नाउन किसी वर्ब के एडजेसेंट है तब हम इसका काउंटर c प्लस इक्वल्स टू 1 कर रहे थे। मतलब नाउन के आस पड़ोस में वर्ब होना चाहिए, लेकिन हम नाउन नहीं चेक कर रहे हैं, है ना। हम क्या एडजेसेंट में कौन सी कंडीशन है, वर्ब वाली कंडीशन है ना, तो हमें नाउन नहीं चेक करना है, हमें बेसिकली वर्ब चेक करना है, राइट। देखो इन्होंने क्या किया है, फॉर ईच एलिमेंट वाई प्रेजेंट इन माई वी, मतलब जो भी मेरे वर्ड में एलिमेंट है अगर राइट या लेफ्ट में उसके नाउन आता है तो हम इंक्रीमेंट कर देते हैं। लेकिन अगर हम नाउन के लिए देख रहे हैं ना, बेसिकली नाउन मेरा मेन क्या कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है, मेन जिस पे मेरा फोकस है, और मुझे उसके एडजेसेंट में देखना है। तो मुझे मेरा जो लूप स्टार्ट होना चाहिए वो कैसे स्टार्ट होना चाहिए, वो ऐसे स्टार्ट होना चाहिए, फॉर ईच वाई इन एन, है ना। ये नाउन, अगर मैं नाउन में बेसिकली चेक कर रही हूँ तो क्या इंक्रीमेंट हो रही है मेरी वैल्यू, तो मेरा वी कंडीशन देखा जा रहा है कि क्या वी लेफ्ट साइड, या इंडेक्सिंग देख सकते हैं कि क्या मेरा वी लेफ्ट या राइट। ज़रूरी नहीं है कि दोनों जगह हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेफ्ट या राइट कहीं भी हो सकता है। तो ये कंडीशन होनी चाहिए करेक्ट, ठीक है। ये कंडीशन मुझे कैसे पता चली करेक्ट है, मुझे इसी तरीके से पता चली कि एडजेसेंट हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, हम नाउन के लिए चेक कर रहे हैं, हम वर्ब के लिए चेक नहीं कर रहे कि नाउन एडजेसेंट है ना। हमारे क्वेश्चन में ये गिवन दे दिया था पहले से कि सी क्या स्टोर क्या कर रहा है, नंबर ऑफ नाउन which have one verb adjacent to it। तो इसको क्या हो जाता है कभी कभी, मतलब हम देख रहे हैं बेसिकली कि नाउन के एडजेसेंट कोई वर्ब है या नहीं, हम ये नहीं देख रहे कि वर्ब के वर्ब के एडजेसेंट नाउन है या नहीं, है ना। तो इसी वजह से ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो ही गए, और एंड नहीं होना चाहिए, इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही रहा, सिर्फ 1 ए सही रहा। वाई, बिकॉज इन्होंने और बोला था, बस मैंने अगेन वही रीज़न है कि कोई भी हो सकता है, सिर्फ एक या दोनों ज़रूरी नहीं है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। इसमें कह रहा है कि हमने स्कोर्स टेबल से डेटा लिया है हमारा, एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन हमें बताना है कि डी क्या क्या, अच्छा ये इन्होंने बता दिया है, एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन डी कैप्चर्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। डी ऑफ डी मतलब डी ए बी क्या स्टोर करेगा, इट इज स्टोरिंग द मिनिमम मार्क्स स्कोर्ड इन अ सब्जेक्ट बी। कोई सब्जेक्ट बी है, डी ए बी, कोई सब्जेक्ट बी के लिए ए स्टूडेंट ने कितने मार्क्स स्कोर करे। मतलब बेसिकली क्या है, ये कोई डिक्शनरी या हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स, क्योंकि डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी है ना। तो नेस्टेड डिक्शनरी होती है ना मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स की तरह काम कर रहा है, या डिक्शनरी है, ये नेस्टेड डिक्शनरी है बेसिकली। तो कोई सब्जेक्ट बी में स्टूडेंट ए ने कितना स्कोर करा है, और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट ए ने कितने मिनिमम मार्क्स स्कोर करे उस सब्जेक्ट बी में, ये मुझे ये बता रहा है, ठीक है। एक स्टूडेंट है मेरा ए, उसने कितने मिनिमम मार्क्स स्कोर करे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट बी में। तो डी मेरी एम्प्टी डिक्शनरी है, एल मेरा एक लिस्ट है जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। तो ये बी जो है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि बी ही रहे हमेशा, यहाँ पे सी पी एम कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, है ना। तो जब सब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम इससे कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, और यहाँ पे हमें कोड फिल करना है, और फिर हमें एक्स को टेबल 2 में डाल देना है। अब हमें क्या चेक करना है, कि हमें ये चेक करना है कि मिनिमम मार्क्स है ना, मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, मिन मार्क्स। अब ये देखो ऑप्शन नंबर ए देखो, इफ नॉट इज की, मतलब अगर वो इस की, मैंने आपको बताया था इस की मतलब अगर वो डिक्शनरी का की है, और नॉट इज की का मतलब अगर वो डिक्शनरी का की नहीं है। इफ नॉट इज की, अगर हमारा डिक्शनरी का कोई की नहीं है एक सिटी टाउन, तो हम इनिशियलाइज कर देंगे एम्प्टी डिक्शनरी से। मतलब अगर हमारा सिटी टाउन, जैसे मान लेते हैं लेट्स से बैंगलोर, ठीक है, बैंगलोर अभी हमारे सिटी टाउन का की नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसे एम्प्टी डिक्शनरी असाइन कर देंगे, और फॉर ईच
एलिमेंट बी इन एल, इसे ऐसे रीड करते हैं, फॉर ईच एलिमेंट बी इन एल। और एल क्या है हमारा, एल है हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, है ना। एल हमारा क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। और फॉर ईच एलिमेंट बी मतलब फॉर ईच सब्जेक्ट इन बी, इन लिस्ट एल, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको 101 के इक्वल असाइन कर दे रहे हैं। और आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी हमारा काउंटर एक मैक्सिमम वैल्यू, मतलब अगर हम अभी तक देखें तो 100 या 100 से अब अभी हमारी मैक्सिमम वैल्यू जाएगी। तो अगर हमारी वैल्यू हाई है ना, अगर हमारा काउंटर बहुत हाई सेट करा जाए तो ये कहीं ना कहीं ये डिक्रीज कर रही होगी, है ना, ये कहीं ना कहीं क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। ये इंक्रीज नहीं होगी, ये मिनिमम वैल्यू को टेंड करेगी। ये क्या करेगी, इट विल टेंड टू अ मिनिमम वैल्यू, टेंड टू मिन, ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू को टेंड करेगी। एल्स मतलब अगर कोई वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि बैंगलोर नाम का सिटी अभी डिक्शनरी में नहीं है, तो इसके लिए मेरा लिस्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फिजिक्स में इसके क्या मार्क्स होंगे, 101। मान लेते हैं कि बैंगलोर अभी इसमें नहीं है, मैं सही, देखो मैं लिस्ट डिक्शनरी अभी एक जैसा मिक्स करके लिख रही हूँ, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है, एक तरीका है दिखाने का, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि बैंगलोर अभी के लिए मेरी सिटी में नहीं है, तो मैं उसकी वैल्यू को कर दूंगी, मैक्सिमम वैल्यू डाल दूंगी कि अगर मेरा कोई वो लिस्ट में है ही नहीं तो मैं चेक ही नहीं करूंगी, मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू को 101 लेके चलूंगी। अगर लेकिन अगर ये मेरा की होता है, अगर मेरा कोई सिटी जैसे मुंबई, वेल्लोर, चेन्नई, है ना, ये सब मुझे अगर मिल जाते हैं मेरी सिटी वाले में, तो मैं इसको डिक्रीज करूंगी या फिर आई विल टेंड टू मिनिमाइज माई स्कोर, है ना, मिनिमम स्कोर की तरफ मैं टेंड करूंगी। एल्स वाला लूप कब एग्जीक्यूट होगा, अगर वो की होगा, है ना, ये इफ वाला था क्या, नॉट इज की, तो एल्स वाला क्या होगा, इज की। फॉर ईच एलिमेंट बी इन एल, फॉर ईच सब्जेक्ट बी इन एल इन माई लिस्ट, फिर हमें क्या करना है, अगर वो की है तो ये देखो, एक्स डॉट सिटी टाउन ऑफ बी इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स डॉट बी। हम क्या चेक कर रहे हैं कि क्या हमारे मार्क्स, एक्स डॉट बी क्या था अभी 101 था, है ना, ये देखो अगर वो लिस्ट में वैल्यू नहीं है तो हम 101 ही असाइन कर रहे हैं। तो अब क्या हमारी जो न्यू वाली लिस्ट है वो लेस देन 101 है, अगर ये लेस देन 101 है तो हम क्या कर देंगे, हम हमारी सिटी टाउन के मार्क्स को उसकी वैल्यू के इक्वल असाइन कर देंगे। मतलब ये वाला लूप की, मतलब ये जो छोटा सा कोड है ना, ये क्या कर रहा है, जैसे मान लेते हैं 101 से 101 तो कोई वैल्यू जाएगी ही नहीं, अगर 101 से लेते हैं मान लेते हैं 90, तो ये क्या कर देगा, अब ये 90 वाली वैल्यू असाइन कर देगा एक्स ऑफ बी में, फिर ये दूसरी बार रन होगा। अब क्योंकि 90 से बड़ा मान लेते हैं 92 नंबर है, तो 92 में तो ये कुछ रिजल्ट देगा ही नहीं। लेकिन अगर 92 से कम है, मतलब मिनिमम की तरफ ही टेंड कर रहा है, 80 मान लेते हैं, तो ये 80 अपडेट कर देगा। फिर से इससे छोटा वैल्यू लेते हैं, 60 मान लेते हैं, ये अपडेट कर देगा। फिर 20 मान लेते हैं, सबसे छोटा मार्क्स मान लेते हैं 16 है, इससे कम अभी के लिए कोई भी मार्क्स नहीं। तो ये दिख रहे हो आप, ये कोड क्या कर रहा है, 101 से होते होते ये टेंड कर रहा है मिनिमम वैल्यू पे, है ना, मैक्स वैल्यू से ये मिन वैल्यू पे जा रहा है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी सही है कोड की, कि इन्होंने पहले बोला है कि अगर वो की नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ये 101 सारे वैल्यू में डाल देना है, मतलब सारे इसकी फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स में ये वाली वैल्यूज डाल देंगे। लेकिन अगर वो मेंबर है, अगर वो इसकी है, एल्स लूप में जाता है, तो हमें क्या करना है, अगर वो हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर उसके मार्क्स, मतलब उस स्टूडेंट के जिस सिटी से वो स्टूडेंट बिलोंग करता है और उसके उस सब्जेक्ट के मार्क्स लेस देन हमारे 101 से है, हमारा मतलब जो अभी एक वैल्यू सेट की गई है उससे कम है, तो अब हम उसे अपडेट कर देंगे मिनिमम वैल्यू के बराबर, है ना। जैसे कि मैंने बताया अभी एग्जाम्पल में कि 101, 90, 80 ऐसा करते करते मिनिमम वैल्यू की तरफ टेंड हो रहा था, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बिकॉज हमें क्या चाहिए, एक हमारा मतलब अगर ये इनपुट मतलब अगर हमारे पास कोई सिटी नहीं है तो हम डायरेक्टली ये मान लेते हैं, मान लेते हैं कि चेन्नई मेरे पास सिटी है, तो उसके मार्क्स मान लेते हैं कुछ 80, 90 और 60 है, ठीक है। तो अब ये अपडेट कर देगा, फिजिक्स के मार्क्स क्या बना देगा, 101 से 80 बना देगा, फिर मैथ्स के इतने बना देगा और केमिस्ट्री में इतने बना देगा, जो भी हमारा डेटा सेट में दिया गया होगा मार्क्स, ठीक है। ये तो मैंने सैम्पल इनपुट लिया, आप कोई भी इनपुट ले सकते हो अपनी साइड से। तो ये कहीं ना कहीं अपडेट हो रहा है, मिनिमम वैल्यू की तरफ अपडेट हो रहा है।
मतलब इट इज़ टेंडिंग टू मिनिमाइज माई स्कोर, इस वजह से ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब ये ऑप्शन क्योंकि हमने इतने इलेबोरेट तरीके से समझ लिया है, तो बाकी ऑप्शन मार्क करने के लिए हमारे पास और मतलब इजीली हम मार्क कर पाएंगे। इन्होंने यहाँ तक तो सेम लिखा है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने ज़ीरो से इनिशलाइज कर दिया। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर हम कोई भी वैल्यू ज़ीरो लेते हैं या कब सबसे कम -1 से स्टार्ट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मैक्स वैल्यू को बता रहा होगा या कहीं ना कहीं वो इंक्रीज कर रही होगी वैल्यू, तभी उन्होंने ज़ीरो सेट कर दिया और इंक्रीमेंट करेंगे काउंटर। इस वजह से ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। और दूसरा रीज़न ये कि ये चेक करें कि ग्रेटर है तो इसे असाइन कर दो। मान लो 101 था मेरा वैल्यू, ऐसे तो कोई वैल्यू 101 से ग्रेटर नहीं जाएगी, लेकिन मान लेते हैं 200, तो ये क्या करेगा 200 वाली वैल्यू हमारी अपडेट कर देगा हमारी पुरानी वाली मिनिमम मार्क्स में। तो हमें तो मिनिमम मार्क्स चाहिए था, बट इट इज़ टेंडिंग टुवर्ड्स द मैक्सिमम मार्क्स, इस वजह से ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या करना है, लेस देन वाला सिंबल देख लो उसमें, है ना। यहाँ देखो ये ग्रेटर देन सिंबल है। इन्होंने मिनिमाइजेशन मतलब सॉरी इनिशियलाइज भले ही इन्होंने 101 से किया, ये स्टेप ठीक है, लेकिन यहाँ देखो ये ग्रेटर देन सिंबल है। हम तो चेक कर रहे थे लेस देन वैल्यू से, मतलब अगर मान लेते हैं हमारी वैल्यू 208 है, ठीक है, तो 208 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 101, है ना। हमारी जो पुरानी वैल्यू थी वो 101 से तो ग्रेटर है। तो अब ये कह रहा है कि अभी 208 वैल्यू को असाइन कर देगा, मतलब अब जो मेरे मिनिमम मार्क्स हो जाएंगे वो ये हो जाएंगे, बट ये हमारा इनकरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है कोड का, इस वजह से ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और सिमिलरली फॉर दिस, ये ऑप्शन भी यहाँ पे देखो ये ग्रेटर देन है, और इन्होंने अपडेट तो करी नहीं है कोई वैल्यू। यहाँ देखो इन्होंने एम्प्टी डिक्शनरी बना दी है कि अगर वो की नहीं है तो एम्प्टी कर दो, और अगर वो की है यानी इन्होंने कुछ इसमें क्लैरिटी, इसमें ये इन्फॉर्मेटिव नहीं है, ये डेटा जो है ना, यहाँ पे जो डेटा है ये नॉट इन्फॉर्मेटिव है। इन्होंने अपडेट ही नहीं करा है, कहीं पे अपडेट भी नहीं करा, इन्होंने हमें बताया भी नहीं कि मतलब मेंबर है, मतलब की है अगर, तो उसके साथ क्या करना चाहिए, या मिनिमाइज मैक्सिमाइज को एलैबोरेट करना चाहिए था। बट इन सारे ऑप्शन में ये सब कंडीशन चेक नहीं हो रही है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। हाँ, बिकॉज हम मिनिमम मार्क्स देख रहे थे, तो मिनिमम मार्क्स को सिर्फ ऑप्शन नंबर 8 एंड कर रहा है। ये मैक्सिमाइजेशन भी सेट करी है ठीक वैल्यू, और ये तभी मतलब असाइन कर रहा है जब हमें कोई मिनिमम वैल्यू मिलती है। इस वजह से सिर्फ एक ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है, और ऑप्शन नंबर बाकी के सारे ऑप्शन में देख लो ये ग्रेटर देन सिंबल है, ये ग्रेटर वैल्यू असाइन कर देगा, इसमें भी ग्रेटर सिंबल है, ये ग्रेटर वैल्यू असाइन कर देगा। सिमिलरली फॉर ऑप्शन नंबर डी, ये ग्रेटर वैल्यू असाइन कर देगा। तो एक तो पहली बात ये इन्फॉर्मेटिव है नहीं, इसमें कुछ अपडेट का रूल बताया नहीं है, और दूसरी बात ये कि ये कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू को टेंड करता है, इस वजह से हमारे सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही रहता है। The following pseudocode is executed using the scores dataset. What will the value of L represent at the end of the execution? तो L काइंड ऑफ लिस्ट है हमारा, या कुछ भी हो सकती है वैल्यू। हाँ, L लिस्ट है हमारी, जल्दी से देख लेते हैं। सिटी मार्क्स, एम्प्टी डिक्शनरी, वाइल टिपल वन, दिस इफ इज की, मतलब अगर हमारी डिक्शनरी का वो की है तो हमें क्या देखना है, हमें पैरामीटर्स कौन कौन से, सिटी के मार्क्स और सिटी के टाउन, मतलब एक स्टूडेंट होगा उसका सिटी दिया होगा और उसके मार्क्स दिए होंगे, तो वो उस पर्टिकुलर सिटी को मेंशन करेगा और मार्क्स उसके मेंशन कर देगा, राइट। अब देखते हैं अब आगे क्या कह रहे हैं। तो सिटी के मार्क्स क्या हो जाएंगे, एक्स डॉट सिटी टाउन इक्वल्स टू सिटी मार्क्स एक्स डॉट सिटी टाउन प्लस प्लस एक्स डॉट टोटल, मतलब जितने भी इसके टोटल मार्क्स हैं उस सिटी टाउन से हमें वो लिख देना है। तो हमारा सिटी मार्क्स ऑफ एक्स डॉट सिटी टाउन किसके इक्वल असाइन किया जा रहा है, हमारी ये वाली वैल्यू असाइन की जा रही है। देखो सिटी मार्क्स ऑफ एक्स डॉट सिटी टाउन जो है ना, ये इसके इक्वल असाइन की जा रही है, मतलब उस सिटी के टोटल मार्क्स, ये दिख रहा है यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट सिटी है मेरी चेन्नई, ठीक है, तो चेन्नई से मेरा कोई स्टूडेंट है वगैरह वगैरह, तो यहाँ का सिटी टाउन तो चेन्नई हो गया, और इसके टोटल मार्क्स से 298 आते हैं आउट ऑफ 300, या जितना भी हमारे कोड में दिया था, आई गेस 300 इसी तरीके से कुछ वैल्यू होती है, राइट, है ना। तो इसके टोटल मार्क्स मुझे रिप्रेजेंट करने, सिंपल। एल्स मतलब अगर वो हमारी इस की में नहीं है, मतलब मेंबर नहीं है हमारे एग्जिस्टिंग डिक्शनरी का, तो हमें क्या करना है, उसके बस टोटल वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। अगर वो हमारी सिटी
एग्जिस्टिंग सिटी का वैल्यू नहीं है तो हमें कोई ऑपरेशन, कुछ ऐसा अलग ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस उसके टोटल मार्क्स लिख देना है और उसको फिर दूसरे टेबल में डाल देना है। अब ये वाला कंडीशन देखते हैं। ए को 301 असाइन कर दिया गया, वाई बिकॉज 300 क्या है, मेरे टोटल मार्क्स है ना। अगर मेरे पास 3 सब्जेक्ट हैं पी सी एम और सारे सब्जेक्ट का वेटेज अगर 100 है ना, सारे सब्जेक्ट का वेटेज अगर 100 है तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 300। तो इस वजह से हम 301 से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज 301 तो कभी किसी के मार्क्स नहीं होंगे, उससे कम होंगे तो वो हमारा 300 वो उसको डील कर लेगा, या कहें कि उसको वो काइंड ऑफ मैच कर लेगा वैल्यू, राइट। एम्प्टी लिस्ट है फॉर ईच सेम कीज ऑफ सिटी मार्क्स, जितनी भी कीज है हमारी मार्क्स वाली सिटी में, तो हमें डेटा क्या करना है, डू समथिंग विद सिटी ऑफ मार्क्स, हमें कोई कुछ प्रोसीजर करना है या कुछ स्टेप्स लेने हैं, डू समथिंग हमें कुछ करना है उस मार्क्स के साथ। बी इक्वल टू लास्ट डेटा माइनस फर्स्ट डेटा। मान लेते हैं कि हमारा लास्ट डेटा का वैल्यू आता है, लेट्स से, अभी मुझे पता नहीं है डू समथिंग क्या है, बट मान लेते हैं कि एक के मार्क्स हैं 298 जैसे कि मैंने लिया था, और एक लास्ट डेटा मान लेते हैं, मैंने लास्ट जो डेटा लिया उसके मार्क्स 300 आ गए, फुल में से फुल मार्क्स आ गए। तो ये क्या कर रहा है, लास्ट डेटा में से फर्स्ट डेटा के मार्क्स को माइनस कर रहा है, मतलब नेट देख रहा है ये कहीं ना कहीं कि कितने कम से कम मार्क्स हो सकते हैं, राइट है ना। अगर मैं डिफरेंस लूँ तो कुछ इस तरीके की वैल्यू देख रहा है, और फिर हम चेक कर रहे हैं कि इफ़ लास्ट डेटा, मतलब डेटा की जो भी हमारी लास्ट वैल्यू है, मतलब लास्ट वाले मार्क्स जो हैं और माइनस फर्स्ट वाले मार्क्स जो हैं, अगर वो ए के इक्वल है, मतलब 301 तो कभी होगा नहीं, लेकिन अगर फिर भी वो 301 की इक्वल है, या फिर कह लें कि मैक्सिमम मार्क्स है ना, क्योंकि ये डिक्रीज हो सकता है इसका काउंटर, अगर ये ए के इक्वल है तब हमें लिस्ट को अपेंड करना है उस पर्टिकुलर वैल्यू से। तो हम लिस्ट को कब अपेंड कर रहे हैं, जब जब हमारा बी ए के इक्वल हो रहा है, और ए के इक्वल तब होगा जब हमारा लास्ट डेटा माइनस फर्स्ट डेटा का जो डिफरेंस है वो हमारे ए के इक्वल आ जाए। बट आई डोंट थिंक इट विल हैपन, बट लेट्स से कि ऐसा हो रहा है। इफ और अगर ये वाली कंडीशन होती है तो हमें अपेंड कर देना, और अगर ये कंडीशन नहीं होती है, अगर बी इक्वल इक्वल ए नहीं होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में रहेगा हमारा कि बी कभी इक्वल ए के नहीं हो सकता है आइडियली, तो हमें यह कर देना है, ए को हमें बी बना देना है। मतलब अब 301 देख रहे हो आप क्या कर रहे हैं, ये 301 ले लिया। अब मान लेते हैं कि 301 तो कभी मार्क्स हो ही नहीं सकते, बिकॉज टोटल तो हमारा 300 है ना, तो उससे कम मार्क्स, तो बी मान लेते हैं 200 है ना, तो ये क्या कर रहा है कहीं ना कहीं 200 या 296 कुछ भी वैल्यू ले लो, अगर ये ए से लेस है और ये ऑब्वियसली लेस है, तो ए की वैल्यू अब मेरी क्या होगी 296, फिर ऐसे ये टोटल मार्क्स क्या होंगे, टोटल मार्क्स कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहे होंगे, है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही फॉलो होगा। तो हम फिर क्या करेंगे, लिस्ट जो हमारी है पर्टिकुलर सी वाली वैल्यू को बना देंगे, राइट। तो प्रोसीजर है डू समथिंग विद वाई, वाई क्या है हमारा पैरामीटर है, और वाई कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमें डू समथिंग प्रोसीजर बोला था ना वाई, क्योंकि अब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि हमने वाई क्यों लिखा या एल क्यों लिखा, आई क्यों लिखा, ये बस एक प्रॉपर्टी है, ये बस एक असाइनमेंट है, ये बस एक नाम है, इस वजह से हमने लिखा है, सिंपल, नो अदर रीज़न कि हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हम सेम कोड बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो एक ही वेरिएबल से कंफ्यूज ना हो जाए हम लोग कि एक बार ये वेरिएबल कभी आइट्रेशन बता रहा है, कभी ये वेरिएबल किसी का काउंटर बता रहा है, इस वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट नेम दे देते हैं। तो डू समथिंग हमारा कहाँ था, यहाँ था डू समथिंग, इस वाली लाइन में देखो, लाइन नंबर 15। तो डू समथिंग क्या है, P0 है, Q301 है फॉर ईच के एंड वाई, के अब क्या हो गया, एक वैल्यू है बस, फॉर ईच एलिमेंट के प्रेजेंट इन माई वाई, मतलब डू समथिंग में जितने भी एलिमेंट है मुझे चेक करना है कि क्या के इज़ ग्रेटर देन पी, मतलब क्या उसके मार्क्स पी से ज़्यादा हैं, जैसे P0 इनिशलाइज करा है तो हो सकते हैं पी के मार्क्स, के मार्क्स पी से ज़्यादा हो, तो हमारे पी क्या ले लेगा, के की वैल्यू ले लेगा। तो अब मेरा के क्या बन गया, पी बन गया, मतलब क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इंक्रीमेंटिंग वैल्यू ले रहा है, राइट। ये हाई वैल्यू या हाई स्कोर या हाई मार्क्स, कुछ हाई वैल्यू को देखना चाह रहा है, राइट। और अगर नहीं, अगर हमारी वैल्यू के ग्रेटर देन पी नहीं है तो लेस देन क्यों होनी चाहिए,
लेस देन क्यू, राइट। हाँ, मतलब कि p ग्रेटर तो नहीं है, मतलब k जो है वो हमारा p से ग्रेटर नहीं है, लेकिन q से लेस है ना। तो हमें q को इसके असाइन करना है, मतलब k हो क्या रहा है यहाँ पे, k कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू को ले रहा है, कि अगर k मेरा p से ग्रेटर है तो मेरा p क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। मतलब k की वैल्यू मान लेते हैं 50, ठीक है। तो अगर मेरा 50 0 से ग्रेटर है तो p k बन गया। फिर ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, 50 हटेगा, फिर 60 आएगा, फिर ऐसे ऐसे 200 पे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे सो ऑन, ये मतलब बढ़ते ही जाएगा अकाउंट। या फिर अगर मैं कहूँ कि k मेरा लेस देन q है, जो कि हो सकता है, 301 से तो कोई भी वैल्यू छोटी, मतलब 301 से तो लेस ही वैल्यू मिलेगी मुझे, कि अगर 301 से मेरी वैल्यू k की लेस है, जो कि होगी ही ऑब्वियसली, तो मेरा q क्या हो जाएगा, मिनिमम मार्क्स हो जाएगा। आप समझ आ रहा है। तो q कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है और p कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना था, मेन हमारा ये लॉजिक है यहाँ। और हमें रिटर्न कर देना है पी क्यू एक लिस्ट के फॉर्म में, मतलब मिनिमम मार्क्स, सॉरी पी तो हमारा मैक्स हो जाएगा, क्यू हो जाएगा मिनिमम मार्क्स। तो हमें क्या बोला गया है, what will be the value of L represented at the end of the execution। तो एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन में मुझे L मेरा क्या वैल्यू दे रहा था, L मुझे मेरा वैल्यू दे रहा था C, और C क्या है, C है हमारा कोई भी एलिमेंट जो कि मेरे सिटी मार्क्स का की है, और डू समथिंग प्रोसीजर से वो मतलब उसने डू समथिंग प्रोसीजर को फॉलो करा है। बेसिकली ये एक लिस्ट ऑफ मार्क्स बताएगा, जिसमें से पी क्या होगा, मैक्स मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स से होते 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 हम कहाँ पे चले आएंगे, मिनिमम मार्क्स पे, हम मिनिमम मार्क्स पे आ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन से ज़्यादा क्लैरिटी होती है, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ सिटीज़ in which the difference of the highest total and the lowest total marks of student is same। ये ज़रूरी नहीं है कि सेम मार्क्स हो सकता है डिफर कर सकते हैं, है ना। कि कोई भी सिटी हो सकता है उसके हाईएस्ट मार्क्स लिस्ट से 290 है, ठीक है, और दूसरी सिटी के लोएस्ट मार्क्स है लिस्ट से 108, कुछ भी मार्क्स हो सकते हैं ना। तो ये डिफर भी कर सकते हैं। टोटल मार्क्स ज़रूरी नहीं है कि इसके हाईएस्ट मार्क्स और इसके लोएस्ट मार्क्स सेम ही हो, है ना, डिफर कर सकता है। ये लिस्ट टू लिस्ट पे डिपेंड करेगा बेसिकली। तो वन ऑप्शन अभी के लिए मैं कुछ मार्क नहीं करती हूँ, मैं बाकी ऑप्शन रीड कर देती हूँ। लिस्ट ऑफ सिटीज इन विच द डिफरेंस इज हाईएस्ट टोटल, डिफरेंस जो है क्या है, हाईएस्ट टोटल है, क्योंकि हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, हाँ देखो, लास्ट ऑफ डेटा माइनस फर्स्ट ऑफ डेटा, है ना। हम क्या कर रहे थे, लास्ट ऑफ डेटा माइनस फर्स्ट ऑफ डेटा, जो भी मेरी फर्स्ट वैल्यू है, जो भी मेरी लास्ट वैल्यू थी, उसमें से माइनस करना है। तो ये कह रहा है कि लिस्ट ऑफ सिटीज विच इन विच द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट टोटल एंड लोएस्ट टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज मैक्सिमम। क्या ये मैक्सिमम मार्क्स देख रहा था, नहीं है, राइट, ये मिनिमम मार्क्स देख रहा था। जस्ट टू मेक श्योर एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इसका पेरेंट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, पेरेंट क्वेश्चन ये वाला है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अलग एक कोड है, हमें इसके पहले वाले कोड से भी कनेक्शन हो सकता है। वैसे तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है पेरेंट क्वेश्चन है समथिंग समथिंग, लेकिन हमारे एग्जाम में ये पेरेंट क्वेश्चन मेंशन नहीं होगा, तो हमें खुद आइडिया लगाना है कि हमारा जो डी ऑफ ए ऑफ बी जो है, ये क्या कर रहा था, मिनिमम मार्क्स स्कोर कर रहा था, है ना, स्टोर कर रहा था बेसिकली। तो हमारा जो डू समथिंग जो प्रोसीजर था, ये भी मिनिमम मार्क्स के लिए ही फॉलो किया जाएगा। ये मैक्स से होते हुए मिन की तरफ जा रहा है, राइट। फर्स्ट ऑप्शन तो कह रहा है सेम है, तो सेम वैल्यू ज़रूरी नहीं है, वो डिफरेंट हो सकती हैं। अगेन मैक्सिमम वर्ड आ गया, बाकी तो सारी चीज़ें सेम लिखी हैं, बस लास्ट वर्ड का डिफरेंस है। तो मैक्सिमम हम नहीं देख रहे हैं, इस वजह से ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। हम मिनिमम देख रहे थे कि कौन सी सिटी का मार्क्स टोटल हाईएस्ट मार्क्स या टोटल लोएस्ट मार्क्स मैक्सिमम से मिनिमम की ओर जो टेंड कर रहा है, वो हमारा मिनिमम मार्क्स देख रहा है, ठीक है। और ये 301 ज़रूरी नहीं है, ये तो बस इन्होंने ऐसे कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया है।
तो आपको हो सकता है देख के लगे कि 301 मेंशन है बहुत बार, तो 301 मार्क कर देता है, बट इट इज़ नॉट सपोज टू बी एन आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके।